हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। तो अगेन गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जब भी ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो। बेटा चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर चल रहा है 11। सर चैप्टर का नाम क्या? एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें मेजरली हमने बात की थी सर एथिक्स की। कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जो पुराने टॉपिक्स भी थे, कुछ कुछ पार्ट इसमें नया था, उसको अपन ने क्या किया, स्टार्ट कर लिया था। आज इसको अपन कोशिश करेंगे कि खत्म ही कर दे क्वेश्चन आंसर। कोशिश ये रहेगी कि आज के इस लेक्चर में अपन ये चैप्टर को ओके बाय बाय टाटा कर दे। तो देखो क्या क्या पढ़ चुके हो। एथिक्स के बारे में आप फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हो, प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ चुके हो, रूल बेस्ड या प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच पढ़े हो, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, इंडिपेंडेंस पढ़ लिया, थ्रेड पढ़ लिया, ये सब हो चुका है। सेफगार्डिंग, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यहां से कल हम लोगों ने चालू किया था, यहां तक का आपको फर्स्ट में मिलेगा। फिर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, एग्जांपल्स ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ये हम लोगों ने किया था कल। आज क्या करने वाले हैं? अब आज ये सारे टॉपिक बचे हैं। व्हाट हैपेंस इफ प्रीकंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट? अगर स्कोप पर लिमिटेशन लगा दी है, स्कोप पर लिमिटेशन लगा दी है, लेकिन ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, तब क्या कर सकते हैं? फिर एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन टर्म्स, अगर बाद में लिमिटेशन लगाई तब क्या कर सकते हैं? ये पढ़ा भी हमने नोट से। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, रिकरिंग ऑडिट में क्या होगा? ऑडिट क्वालिटी, SQC 1, एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, SA 220, ये सब हम करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आज का जिसको अपन करते हैं स्टार्ट, क्या है? हम लोगों ने बेटा दो प्री कंडीशन देखी थी। पहले क्या प्री कंडीशन थी कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी मैनेजमेंट ने बनाए हैं वो मैनेजमेंट ने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया। क्या ये पहली प्री कंडीशन है कि सर इसके बिना तो मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। और उसके बाद दूसरी प्री कंडीशन क्या थी कि भैया मैनेजमेंट बिना अग्रीमेंट के मैं आगे नहीं जाऊंगा। जिस अग्रीमेंट में हमारे स्कोप होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की भी होगी, मैनेजमेंट की भी होगी, कोई भी FRF है तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। और एक पांचवा पॉइंट क्या तुम लोगों को याद है कि उसमें था सर एक्सपेक्टेड फॉर्म या कंटेंट अगर होगा तो उसको लिख देंगे, लेकिन एक स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे कि भैया हो सकता है एक्चुअल वाला थोड़ा डिफर करे, हो सकता है, हम अपने आप को बचाते हुए चलेंगे, ये हमारे अग्रीमेंट में आएगा। और जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसमें मैनेजमेंट को फिर से बोलेंगे, देख भाई मैनेजमेंट सुन, तू अंडरस्टैंड भी कर ले तेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, तू उसको एक्नॉलेज भी कर ले, लिख के दे मेरे को तेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, तब मैं आगे बढ़ूंगा। और क्या तुम लोगों को बेटा मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां पता है क्या? कि सर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। इंटरनल कंट्रोल लगाने की किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। और एक और इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी जो है कि ऑडिटर को एक्सेस देना है। किस किस चीजों का एक्सेस देना है? कोई भी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए ऑडिटर को वो मिलना चाहिए, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑडिटर को चाहिए वो भी मिलना चाहिए। और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस उन लोगों का जिनसे भी, जो भी एंटिटी के अंदर है, जिनसे भी ऑडिटर को काम है, उन सभी का एक्सेस ऑडिटर को प्रदान किया जाना चाहिए। ये सब किसकी जिम्मेदारियां हैं? ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां हैं। और ये है हमारे प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट, क्या FRF के हिसाब से और अग्रीमेंट, ये दो है। अब टॉपिक है व्हाट हैपेंस अगर ये प्री कंडीशंस, चाहे दोनों में से कोई एक भी प्री कंडीशन अगर नहीं रहेगी तो क्या होगा? व्हाट इफ प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट, कि सर नहीं है, या तो मैनेजमेंट अग्रीमेंट नहीं बना रहा, या एप्लीकेबल FRF के हिसाब से हमको नहीं दे रहा, या दोनों ही नहीं कर रहा है, तब क्या करेंगे? सबसे पहले ऐसा नहीं है कि उनको पीट पाट देंगे, वो तो करना ही नहीं है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे विथ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों तू प्री कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है। ऑडिटर डिटरमाइंस कि FRF अनएक्सेप्टेबल है या नहीं, ये चेक करेगा ऑडिटर, क्योंकि पहला वाला हमारा क्या था? प्री कंडीशन FRF रिलेटेड था। तो डिस्कस करेगा मैटर मैनेजमेंट के साथ कि भाई साहब ये FRF जो आपने दिया है ना, ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कोई दूसरा है। और दूसरा प्री कंडीशन क्या था? अग्रीमेंट था। तो नॉट, अगर मैनेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है प्रपोज्ड एंगेजमेंट,
जब तक लॉ रेगुलेशन उसको छोड़ता नहीं है ना, और मैनेजमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, नॉट ऑब्टेन प्रपोज्ड एंगेजमेंट अग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट की प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो करेगा, इंटरनल वो कंट्रोल वो लगाएगा, और एक्सेस इंफॉर्मेशन पर्सन का देगा। ये सारी चीजें क्या थी बेटा, ये तीनों चीजें याद है क्या? अगर मैनेजमेंट, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट थी, ये क्या था? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, की मैनेजमेंट ये नहीं कर रहा, ये नहीं दे रहा है फिर एफएस प्रिपेयर करके, या इंटरनल कंट्रोल वो नहीं लगा रहा है, बोल रहा है ऑडिटर तुम ही लगा लो, ठीक है, और एक्सेस भी नहीं दे रहा है, मतलब वो अपनी जिम्मेदारियों का मैनेजमेंट निर्वहन नहीं कर रहा है। ये होगा जब प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं होगी। फिर से प्री कंडीशन जब एफआरएफ अनएक्सेप्टेबल हुआ, और जब अग्रीमेंट में जो मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा है। इस बात को एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। प्रीकंडीशंस नॉट प्रेजेंट, कब? ये याद कब रहेगा? जब तुमको प्री कंडीशन याद रहेंगी। तो भैया पहला क्या होगा? अनएक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मैनेजमेंट का, और दूसरा अग्रीमेंट विदाउट, क्या क्या, मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना ये अग्रीमेंट है। दोनों प्री कंडीशन अगर नहीं है। आओ इसी चीज को अपन करते हैं, कहां से मार्क? ICAI, ठीक है, ICAI से मार्क करते हैं बेटा। इफ द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट, द ऑडिटर शैल डिस्कस, सबसे पहले क्या करेगा भाई? डिस्कस करेगा मैटर मैनेजमेंट के साथ, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन टू डू सो the auditor shall not accept the proposed agreement। जब तक लॉ रेगुलेशन ये नहीं बोल दे कि भैया करना ही पड़ेगा चाहे प्री कंडीशन हो या नहीं, तो ऑडिटर क्या करेगा? ऐसे अग्रीमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। पहले मैटर को डिस्कस करेगा, और अगर लॉ रेगुलेशन ने ऑडिटर की बैंड नहीं बजा दी कि करना ही पड़ेगा तेरे को, ठीक है, ये अग्रीमेंट, ये तेरे को ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तब तक ऑडिटर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। कब? जब ऑडिटर ने डिटरमाइन किया कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी अप्लाइड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनएक्सेप्टेबल है, FRF अनएक्सेप्टेबल है, ये डिटरमाइन कर लिया। या इफ द अग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, अग्रीमेंट नहीं मिला है, किसके बारे में? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अब ये सीधा सीधा इतना ही लिख सकता था, लेकिन इसने पूरा डिटेल में लिख दिया। और मैटर्स रिलेटिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ management on preparation of financial statement, internal control for preparation of financial statement, provide access to all information to the auditor and unrestricted access to persons within the entity। देखो पहले याद कर लिया तो अभी कितना इजी पड़ता है ना ये सारी, सर ये तो हमें आता है। फिर ये टॉपिक क्या आया कि सर लिमिटेशन लगा दी गई है। क्या कर दिया गया है? दायरे को कम कर दिया गया है। वापस से ऐसे आए, लिमिटेशन स्कोप पर जो हमारा दायरा था उस पे पहले से ही लिमिटेशन लगा दी गई है, ठीक है। तो और कब करा है? सर हमने ऑडिट अभी तक तो एक्सेप्ट ही नहीं की थी, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ही लिमिटेशन लगा दी गई है। अगर किसने लगाई है भाई ये लिमिटेशन? ऑब्वियसली या तो मैनेजमेंट लगाएगा या सर TCWG लगाएंगे। इन दोनों के पास ही पावर, दोनों में से किसी एक के पास ही पावर है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो हमारा स्कोप था, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, उस स्कोप पे लिमिटेशन लगा दी। और वो भी अभी तो हमने ऑडिट ही नहीं एक्सेप्ट की है सर, अभी तो डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं किया और आपने पहले ही लिमिटेशन की, नहीं ये भी नहीं चेक करने दूंगा, ये भी नहीं चेक करने दूंगा, ये भी नहीं चेक करने दूंगा। इतना कम लिमिटेशन लगा दिया कि हमें रीजनेबल अश्योरेंस ही नहीं मिल रहा। और बेटा रीजनेबल अश्योरेंस लेना तो हमारा पहला उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का। तो अगर मैनेजमेंट TCWG ने इंपोज किया है, मैनेजमेंट TCWG ने इंपोज किया है लिमिटेशन ऑन द स्कोप, लिमिटेशन किस पे? स्कोप ऑफ ऑडिटर्स वर्क इन द टर्म्स ऑफ प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट सच दैट ऑडिटर बिलीव्स
कि लिमिटेशन की वजह से लिमिटेशन विल रिजल्ट इन द ऑडिटर डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन। अब एक ये नया नाटक आया सर, डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन। देखो सुनो समझो, इसको समझाने के लिए मेरे को एक एक्स्ट्रा ज्ञान देना पड़ेगा अभी के लिए। Audit is an independent examination of the financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of size or legal form. Main चीज क्या? When such an examination is conducted with a view to express an opinion, हमारा ultimate objective क्या कि सर ओपिनियन हमको एक्सप्रेस करनी है, और ये ओपिनियन हम रिटर्न फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और जो रिटर्न फॉर्म होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑडिट रिपोर्ट। तो बेटा जो ऑडिट रिपोर्ट है ना, ये अलग से आपका चैप्टर भी है, उसमें भी पढ़ाऊंगा मैं। ऑडिट रिपोर्ट दो तरीके की होती है, ठीक है? गुड ऑडिट रिपोर्ट कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, और बैड ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है? गुड ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है? सब कुछ एंटिटी में ठीक है, एंटिटी के जब हम लोगों ने गुड ऑडिट रिपोर्ट में क्या होगा सर कि जब हमने एंटिटी की ऑडिट की तो हमें पता लगा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जैसा होना चाहिए था वैसा ही चल रहा है। बैड ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है? एंटिटी में सब कुछ खराब है, ठीक है? ये होगी हमारी बैड ऑडिट रिपोर्ट। तो सर क्या इसको हम गुड एंड बैड ही लिखते हैं? नहीं यार, इतना इजी होता तो बात ही क्या थी। हम इसको गुड नहीं लिखते बेटा, हम इसको क्या लिखते हैं? ये गुड को हम क्या लिखते हैं? अनमॉडिफाइड, ठीक है? इस रिपोर्ट को, जो अच्छी ऑडिट रिपोर्ट है ना, जिसमें हमको कोई बदलाव ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, अच्छी ऑडिट रिपोर्ट का टेक्निकल वर्ड क्या है? अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। हम एग्जाम में गुड ऑडिट रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, हम एग्जाम में क्या लिखेंगे? अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट लिखेंगे। तो सर अगर गुड अनमॉडिफाइड है तो बैड क्या होगा सर? मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। गुड अगर अनमॉडिफाइड ऑडिट, अच्छी ऑडिट रिपोर्ट, सब कुछ जैसा जाना चाहिए था, जैसा हम चाहते थे, ठीक है, वैसा हो रहा है, तो बैड ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड। अब मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट जो है ना बेटा, ये तीन तरीके की होती है। गुड तो एक ही है, लेकिन मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है ना, तीन तरीके की होती है। एक तो होती है क्वालिफाइड, ये सब आप आगे के चैप्टर ऑडिट रिपोर्ट का जो आपका चैप्टर है उसमें पढ़ने वाले हो, लेकिन क्योंकि अभी ये डिस्क्लेमिंग वाला नाटक आ गया तो मैं पहले बता रहा हूं इसको कि पहला तो हो गया सर क्वालिफाइड रिपोर्ट, क्वालिफाइड ओपिनियन हम बनाते हैं यहां पे। क्वालिफाइड ओपिनियन, इसमें क्या है सर? सब कुछ खराब नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें खराब है, हर कुछ ही खराब नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं खराबी दिख रही है। तो ये एक क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट हो गई। एक ऑडिट रिपोर्ट हो गई एडवर्स ओपिनियन बना रहे हो कि सर ये सबसे खराब है, कि इसमें तो सब ही खराब है सर, एक भी चीज नहीं, इसमें तो थोड़ी बहुत चीजें खराब थी, इसमें सब कुछ खराब है। और तीसरा वाला आ रहा है डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। सर अच्छा और बुरा, डिस्क्लेमर में तो क्या होता है कि सर हम अच्छा बोलते हैं सब कुछ अच्छा है, या बुरा बोलते हैं कि सब कुछ बुरा है, या थोड़ा अच्छा है थोड़ा बुरा है। ये तो हम तब कर सकते हैं ना जब हमको ऑडिट करने दे। इसने हमको ऑडिट करने ही नहीं दी, अब हम ऑडिट करने ही नहीं गए, ठीक है, या इसने जाने ही नहीं दिया, इसने हमारा स्कोप इतना कम रख दिया कि हम ऑडिट नहीं कर पाए, तो ना तो मैं अच्छा बोल सकता हूं ना ही मैं बुरा बोल सकता हूं। तो ये भी एक बुरी बात है। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हमें एक्सेस वगैरह दे कि हम अपनी ऑडिट अच्छे से कर सके, और उसने हमें
दायरा इतना कम कर दिया कि तू ये भी नहीं चेक कर सकता, वो भी नहीं चेक कर सकता, तू आई मत भाई, तेरे को अलाउड ही नहीं है, एंट्री नहीं है तेरी। ठीक है, तो हम कौन सी ओपिनियन देंगे? डिस्क्लेमर वाली ओपिनियन देंगे। अब ये डिस्क्लेमर वर्ड जो है ना बेटा, ये ही वर्ड के चक्कर में मैंने आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक बताया कि अगर 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 ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले मैनेजमेंट ने दायरा इतना छोटा कर दिया है कि ऑडिट अभी तो हमने की ही नहीं है, वो हमें करने ही नहीं दे रहा, दायरा इतना छोटा कर दिया है, ठीक है, स्कोप हमारा इतना लिमिट कर दिया है कि वो ऑडिट करने ही नहीं दे रहा, और हमें पहले ही पता है कि सर मैं डिस्क्लेमर वाली ओपिनियन दूंगा, ठीक है, मैं ऑडिट ही नहीं कर पा रहा तो मैं डिस्क्लेमर ही दूंगा कि ना तो मैं अच्छा बोल रहा हूं ना मैं बुरा बोल रहा हूं। ये बात मुझे कब पता है कि सर अभी तो मैंने ऑडिट नहीं एक्सेप्ट की। कैसे पता? सर ये लिमिटेशन लगा दी ना इतनी सारी इन्होंने स्कोप पर, इसको देख के ही लग रहा है, ठीक है, तो मैं अगर मेरे को ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ही पता है कि मैं डिस्क्लेमर ही देने वाला हूं, ओपिनियन में डिस्क्लेमर ही देने वाला हूं, तब क्या है? द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट सच अ लिमिटेड एंगेजमेंट। अभी तक तो एक्सेप्ट नहीं की थी ना, तो ऑडिटर तू एक्सेप्ट कर ही मत, ठीक है, क्योंकि तेरे को पहले ही पता तो डिस्क्लेमर देने वाला है। क्लियर है? अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन, अगर लॉ रेगुलेशन सर पे बैठ जाता है करना ही पड़ेगा, चाहे डिस्क्लेमर दे रहा है तो भी तेरे को ऑडिट करनी पड़ेगी, ऐसा कोई लॉ रेगुलेशन नहीं बोलता, लेकिन अगर कहीं बोल दे तब हम कर देंगे, डिस्क्लेमर दे देंगे। अदरवाइज अदरवाइज अगर अभी तक हमने ऑडिट एक्सेप्ट नहीं किया और हमें पहले ही पता है कि हम डिस्क्लेमर देने वाले हैं ऐसी ऑडिट रिपोर्ट में, तो हम ऐसे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो बेटा, समझ आया? तो अगर आया तो मैं इस बात को और एक बार लिख देता हूं, ये पूरा टॉपिक है, अगर ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ही, एक्सेप्ट करने से पहले ही ऑडिटर को यह लगता है कि वह डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देने वाला है। क्यों देने वाला डिस्क्लेमर? क्योंकि मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी ने स्कोप को बहुत लिमिट कर दिया है। अगर ऐसा लगता है तो भाई तब क्या करेंगे? अभी तक ऑडिट एक्सेप्ट कर ली क्या? नहीं की सर, अभी तक ऑडिट हमने एक्सेप्ट नहीं की। तब ऐसी ऑडिट एंगेजमेंट को ऑडिटर एक्सेप्ट ही नहीं, ऐसी ऑडिट एंगेजमेंट को ऑडिटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि भाड़ में जाओ। जब तुमको इतने नाटक हैं कि तुम हमारे लिमिट स्कोप को इतना लिमिट कर रहे हो और इतना ज्यादा लिमिट कर रहे हो कि मुझे अभी से पता है कि मैं डिस्क्लेमर देने वाला हूं, तो मैं ऐसी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, भाड़ में जाओ, मेरे को क्या जरूरत है, क्यों मैं टेंशन लूं। ठीक है, आया समझ में? उम्मीद करता हूं अब आ गया होगा। लेकिन व्हाट इफ सर, ये टॉपिक पढ़ चुके हो तुम, व्हाट इफ सर हमने पहले तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा अच्छा बना था, ठीक है, कि सर आप जो बोलो वो, ठीक है, आप जो स्कोप में लिखना चाहते हो, जितना दायरा बढ़ाना चाहते हो सब चलेगा, लेकिन बाद में मैनेजमेंट ने अपने असली रंग दिखाए, ठीक है, बाद में मैनेजमेंट पलट गया
और बोलता है ना ना, अब एक्सेप्ट हो गया ना कि नहीं नहीं मैं ये भी नहीं करने दूंगा, ये भी नहीं करने दूंगा, ये भी नहीं करने दूंगा, अब मैनेजमेंट अपने असली रंग दिखा रहा है। तब क्या हुआ, ये टॉपिक ये बताता है एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज। ये क्या बोल रहा है, अब मैनेजमेंट है ना, हमने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अब वो बोल रहा है भाई चेंज कर दे। एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, हमने पहले एक्सेप्ट कर लिया था, अब मैनेजमेंट बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, स्कोप कम कर देते हैं, ये हटा देते हैं, वो हटा देते हैं। देखो चेंज करके वो ज्यादा बढ़ा रहा है तो टॉपिक ही नहीं आता। अगर बढ़ा रहा है ना तो हमें क्या दिक्कत है, हमें ज्यादा अश्योरेंस मिलेगा ना, तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, टॉपिक ही नहीं। ये टॉपिक तभी एप्लीकेबल होता है जब हमने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली थी, और ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद अब है ना हमें पहले से भी कम अश्योरेंस मिल रहा है, तो हम क्या सीधा हां करेंगे, सीधा ही ना करेंगे, क्या करेंगे? ये टॉपिक तुम पढ़ चुके हो, आओ मार्क कर रहे हैं अपन, आई से आई है बेटा, ये भी सब पुराने टॉपिक है, न्यू नहीं लिख रहा। तो ऑडिटर शैल नॉट अग्री, ठीक है, नॉट अग्री टू चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वेयर देयर इज नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन। अगर जस्टिफिकेशन ही नहीं है तो भाई एक्सेप्ट ही मत कर। अगर जस्टिफिकेशन नहीं है ना तो मत एक्सेप्ट कर। मैनेजमेंट तेरे को सही लग रहा है, उनका कारण सही लग रहा है तो ठीक है, तू समझ, लेकिन कारण ही थर्ड क्लास लग रहा है, मेरा मन नहीं है, मेरी मर्जी आए, तो एक्सेप्ट मत कर। अब रिक्वेस्ट की एंटिटी ने, हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो एंटिटी वापस हाथ जोड़ के कि सर प्लीज मान जाओ, रिक्वेस्ट कर रहा है क्योंकि अग्रीमेंट पे तो वो साइन मार ही चुका है, ठीक है, तो अब रिक्वेस्ट ही कर सकता है। तो रिक्वेस्ट फ्रॉम एंटिटी टू चेंज द टर्म्स, अब व्हेन रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, ठीक है। तो अभी पहले वाले में क्या था, रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं था, मैंने बोला भाड़ में जा, मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अगर ऑडिटर से रिक्वेस्ट की है एंटिटी ने, ठीक है, रिक्वेस्ट की है एंटिटी ने, चेंज करना है टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, may result from a change in circumstances। रीजनेबल जस्टिफिकेशन क्या हुआ सर, सर्कमस्टेंस, परिस्थितियां बदल गई, ठीक है, हालात जो थे वो खराब हो गए, अफेक्टिंग द नीड फॉर द सर्विस, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी भाई को, ठीक है, एज टू द नेचर ऑफ एन ऑडिट एज ओरिजिनली रिक्वेस्टेड, या रिस्ट्रिक्शन जो लगा है ना, रिस्ट्रिक्शन जो लगा है ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट, या तो मैनेजमेंट की वजह से लगा है या सरकमस्टेंसेस की वजह से लगा है जो कंट्रोल के बाहर है। तीन ये रीजनेबल जस्टिफिकेशन ऐसे लग रहे हैं, द ऑडिटर कंसिडर्स, अभी सीधा ही हाँ और सीधा ही ना नहीं करेगा ऑडिटर, ठीक है, कि मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अभी तो ऑडिटर क्या कर रहा है, कंसिडर करेगा। कंसिडर मतलब सीधा ही हाँ या ना नहीं करेगा, ठीक है। ऑडिटर कंसिडर करेगा, सीधा हाँ सीधा ना तो मान जाएगा, सीधा ना तो मना कर देगा, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन, और रीजनेबल जस्टिफिकेशन इन तीन कारणों से है। द जस्टिफिकेशन गिवन फॉर द रिक्वेस्ट, पर्टिकुलरली द इंप्लीकेशन ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, a change in circumstances that affect the entity's requirement, or a misunderstanding consider the nature of the service originally requested may be considered as reasonable basis for requesting a change in audit engagement। तो शुरू के जो दो थे, ठीक है, क्या क्या, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, ये रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, या मिसअंडरस्टैंडिंग जो नेचर ऑफ सर्विस की हो गई थी, ये भी एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, दोनों ही रीजनेबल जस्टिफिकेशन है। इन कॉन्ट्रास्ट, अ चेंज में नॉट बी कंसिडर्ड रीजनेबल इट अपीयर्स दैट चेंज रिलेट्स टू इंफॉर्मेशन दैट इज इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और अनसेटिस्फैक्टरी। ये रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है। कब, जब इंफॉर्मेशन जो इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और अनसेटिस्फैक्टरी है। रीजनेबल कब है, सीधी सीधी बात है भैया, लिख लेते हैं, ठीक है। रीजनेबल कब मानेंगे यार, रीजनेबल सर हम तब मानेंगे जब चेंज इन
सर्कमस्टेंसेस में सर बदलाव हो गया, ठीक है। रीजनेबल हम कब मानेंगे सर, जब परिस्थितियों में बदलाव है या मिसअंडरस्टैंडिंग है नेचर ऑफ सर्विस जो ओरिजिनली रिक्वेस्ट किया था। तब तो हम इसको रीजनेबल मानेंगे, ठीक है। लेकिन सर अनरीजनेबल कब मानोगे सर, अनरीजनेबल हम तब मानेंगे जो इंफॉर्मेशन है ना, ठीक है, वो क्या है, इनकरेक्ट है, इनकम्प्लीट है, अनसेटिस्फैक्टरी है, तब हम इसको अनरीजनेबल मानेंगे। समझ में आया कब रीजनेबल मानना है और कब अनरीजनेबल मानना है, ठीक है। An example might be where auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding receivables and the entity asks for the audit engagement to be changed to a review engagement। entity क्या बोल रही है कि भैया ऑडिट को बदल दो, ऑडिट एंगेजमेंट पहले तुमको ऑडिट के लिए रखा था लेकिन अब इसको ऑडिट मत करो, तुम इसको सिर्फ रिव्यू करके छोड़ दो, एसए की जगह SRE लगा दो, टू अवॉइड अ क्वालिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। What should auditor consider before agreeing to change the audit engagement to the engagement providing lower level? अब higher level assurance होता तो मैंने कहा हम इतना सोचते ही नहीं सर। कब हम lower level पर agree कर देंगे, ठीक है, कब हम लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस को भी मान जाएंगे। हाँ ठीक है, पहले 95% अश्योरेंस मिल रहा था, अब 85 मिल रहा है, मेरे को तो 70 ही चाहिए था। याद आया वो वाला एग्जाम्पल, हाँ पढ़ा है तुम लोगों ने कि हम कब मान जाएंगे। अगर हमें कम भी अश्योरेंस मिल रहा है तो भी ऑडिटर ऐसा नहीं कि सीधा ही मना कर देगा, ऑडिटर मान सकता है कब, प्रायर टू कंप्लीशन, ऑडिट खत्म होने से पहले। एक तो ये रिक्वेस्ट आनी चाहिए, ऑडिट खत्म कर दी हम लोगों ने, फिर मैनेजमेंट बोलता है अब ऑडिट का ये कम कर दो, अरे ऑडिट ही खत्म हो गई अब क्या कम कर देते हैं। तो प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट खत्म होने से पहले ऑडिटर रिक्वेस्टेड टू चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट दैट कन्वेज लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। चेंज का रिक्वेस्ट आता है मैनेजमेंट से, वो भी कितना कि हम लोअर लेवल का अश्योरेंस अब मिलेगा। तो क्या हम हाँ और ना करेंगे, दोनों कर सकते हैं, देखते हैं। ऑडिटर शैल डिटरमाइन, अभी ना तो हाँ कर रहा है ना कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है whether there is a reasonable justification। और तुम्हें अब पता लग गया कि कब रीजनेबल है कब अनरीजनेबल है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन। बिफोर अग्रीइंग टू द चेंज एंड ऑडिट एंगेजमेंट टू रिव्यू और रिलेटेड सर्विस, ठीक है, अब कम हो गया तो रिव्यू या रिलेटेड सर्विस का काम कर रहे हैं। An auditor who was engaged to perform an audit in accordance with SAs may also need to assess any legal or contractual obligation। पहला implication of the change, पहली चीज वो क्या चेक करेगा, कोई लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल implication है, obligation है क्या। If auditor concludes that there is a reasonable justification to change the engagement to a review or related service, the audit work performed to date of change may be relevant to the change engagement। कि जब तक का हमने काम किया है वो तो relevant है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, फिर से बता रहा हूं। However, the work required to be performed, the report to be issued would be those appropriate to the revised agreement। अब नई रिपोर्ट तो revised agreement के हिसाब से ही बनेगी। In order to avoid confusing the reader, the report on the related service would not include, रिलेटेड सर्विस का रिपोर्ट में क्या नहीं आ सकता, क्योंकि अब ऑडिट का तो सर काम है ही नहीं, अब तो रिव्यू या रिलेटेड सर्विस का काम है, उसमें क्या नहीं आ सकता, हम कोई भी मेंशन नहीं कर सकते सर ओरिजिनल एंगेजमेंट का, या कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो मैं पहले कर रहा होता लेकिन अब नहीं कर रहा, मैं उसका मेंशन नहीं करूंगा। लेकिन मैं अगर पहले कुछ नहीं कर रहा था अब कर रहा हूं तो उसको आप मेंशन कर सकते हो। याद आया, ओरिजिनल अग्रीमेंट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, और एनी प्रोसीजर दैट मे हैव बीन परफॉर्म्ड इन द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, उसके भी बारे में बात नहीं करेंगे। एक्सेप्ट where the audit engagement is changed to an engagement to undertake agreed upon procedures
and thus reference to the procedures performed is the normal part of the report. तब आप इसको जरूर लिख सकते हो. If the terms of audit engagement are changed, the auditor and the management shall agree and record. अब अगर चेंज कर लेते हो तो नया अग्रीमेंट बनेगा, उसमें अग्री भी करो, रिकॉर्ड भी करो, नए अग्रीमेंट को बनाओ. The new terms of the engagement in an engagement letter or suitable form of written agreement. Now, next topic क्या है? Recourse. Recourse available to auditor in situation of non-agreement. अब auditor नए वाले को अग्री नहीं कर रहा, मैनेजमेंट पुराने वाले को के हिसाब से काम करने नहीं दे रहा. लड़ाई हो गई थी, ये हमारा शायद लास्ट टॉपिक में से था कि सर नॉन अग्रीमेंट टू चेंज इन टर्म्स एंड लैक ऑफ परमिशन फ्रॉम मैनेजमेंट टू कंटिन्यू द ओरिजिनल अग्रीमेंट. ऑडिटर नए वाले को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैनेजमेंट पुराने वाले से काम करने नहीं दे रहा. तब क्या कर लेंगे? सिंपल सी बात है, विड्रॉ कर लेंगे. इफ ऑडिटर इज अनेबल टू अग्री टू द चेंज ऑफ टर्म्स, ऑडिटर नए वाले को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ऑडिटर नए टर्म्स को ऑडिटर नए वाले को एक्सेप्ट नहीं कर रहा एंड मैनेजमेंट पुराने वाले के हिसाब से काम नहीं करने दे रहा. मैनेजमेंट पुराने वाले से, ऑडिट नए वाले से नहीं मान रहा है, मैनेजमेंट पुराने वाले से नहीं मान रहा है. तब क्या करेंगे? बिना लड़े शांति से विड्रॉ कर लेंगे. अग्रीमेंट से हम विड्रॉ कर लेंगे. जहां पर भी लॉ रेगुलेशन हमें परमिट करते हैं कि हाँ जा छोड़ दे, ठीक है. और लॉ रेगुलेशन बेटा हमेशा परमिट करेंगे. लॉ रेगुलेशन कभी भी तुम्हारी बैंड नहीं बजाएंगे कि नहीं तो एक को तो ऑडिट करनी ही पड़ेगी, ऐसा कोई नहीं कर सकता. और डिटरमाइन करेंगे कि भैया क्या कोई ऑब्लिगेशन है, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल हो चाहे अदरवाइज हो, कि हम उन लोगों को बताएं जिसने, जैसे हमारा अपॉइंटमेंट किया है, जैसे कौन कौन हो सकते हैं रिपोर्टर, पार्टीज, टीसीडब्ल्यूजी, ओनर्स, रेगुलेटर्स, किन किन को आपको बताने का अगर कोई जरूरत है, कॉन्ट्रैक्चुअल जरूरत है या लीगल जरूरत हो सकती है. अगर ऐसी जरूरत है तो हमको वो भी पूरी करनी पड़ेगी. इसमें एग्जांपल दिया था मैंने सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का. नया टॉपिक. अभी तक तो हम पुराने टॉपिक के बारे में ही बात कर रहे थे. ओहो 32 मिनट हो गए. और कल वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था बस उसको हमने आज आईसीआई से मार्क किया है. नया टॉपिक तो सर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. और आज का नया टॉपिक क्या सर? आज का नया टॉपिक है रिकरिंग ऑडिट. रिकरिंग ऑडिट बेटा आज का नया टॉपिक है, लेकिन ये वैसे नया टॉपिक नहीं है, ये पुराना टॉपिक ही है, ठीक है. पहले भी रिकरिंग ऑडिट पे आपके कोर्स में था और अभी भी है. तो अगर आप साल दर साल आप ही ऑडिटर हो, मान लो, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हम सिर्फ कंपनी की ऑडिट करेंगे, ठीक है, और कंपनी की भी करते हैं, तो हो सकता है कि ये हमारी कंपनी पे रोटेशन सेक्शन 139(2) एप्लीकेबल ही ना हो. ये भी तो हो सकता है. सारी कंपनियों पे 139(2) एप्लीकेबल थोड़ी था, सिर्फ बड़ी कंपनियों पे एप्लीकेबल था. लिस्टेड कंपनियां या ऐसी कंपनियां, पब्लिक कंपनियां, ठीक है, टर्नओवर, ये पेड अप शेयर कैपिटल कितने से ऊपर, प्राइवेट कंपनियां पेड अप शेयर कैपिटल कितने से ऊपर, बोरोइंग बैंक एफआई से कितने से ऊपर. याद आ रहा है तुम लोग को? कुछ ये याद रहता है तुम लोग को? 139(2) हर एक पे एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है. तो ऐसी कंपनियों के भी हम हमेशा साल दर साल हम ही ऑडिट कर सकते हैं. कोई टेंशन नहीं है, हम ही उनके ऑडिटर रह सकते हैं. क्लियर है ना बेटा? तो अगर आप ही ऑडिटर हो, हर साल के आप ही ऑडिटर हो, तो भाई क्या हर साल का एक नया अग्रीमेंट बनाना जरूरी है? देखो, हर साल अगर आप ही ऑडिटर हो तो इस ऑडिट को क्या कहेंगे? रिकरिंग ऑडिट. हर साल रीअकर हो रही है ये ऑडिट. तो एन ऑडिट परफॉर्म्ड ओवर ईयर्स रिकरिंग ऑडिट कहते हैं. जो ऑडिट परफॉर्म्ड कई सालों पे ये ऑडिट परफॉर्म होती है. ऑडिटर को क्या नया अग्रीमेंट की जरूरत है? ऑडिटर देखो असेस करेगा सर्कमस्टेंसेस, लॉ
या लॉ दैट रिक्वायर द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट टू बी रिवाइज। क्या पुराने टर्म्स को ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस बने हैं कि पुराने टर्म्स को रिवाइज करने की जरूरत है? पहले सर आप कुछ और व्यापार करते थे, हमारी ऑडिट अलग तरीके से होती थी, अब आप कुछ और व्यापार कर रहे हो, हम पुराने तरीके से ऑडिट नहीं कर सकते, तो पुराने जो अपने टर्म्स है अपने को उसको रिवाइज करना है। या whether there is the need to remind the entity of the existing terms of audit engagement। हो सकता है सर जो हमको रखा था, सर हमको 25 साल पहले ऑडिटर रखा था, आपके दादाजी उस समय व्यापार संभालते थे, दादाजी चले गए, ठीक है, अब आपके पापा आए हैं या आप आए हो, तो हमारे जो टर्म्स थे ना वो हमने आपके दादाजी के साथ अग्री किए थे। हम ये नहीं कह रहे कि आप बदल दोगे, लेकिन क्या आपको वापस से याद दिलाने की जरूरत है, टू रिमाइंड। ऑडिटर इन चीजों को समझेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे कि टर्म्स को, पुराने टर्म्स को रिवाइज करना पड़े या एंटिटी को वापस से याद दिलाना पड़े, रिमाइंड करना पड़े। ऑडिटर में डिसाइड, अगर ऐसी कोई जरूरत नहीं लगती है तो मत करो। ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू सेंड अ न्यू अग्रीमेंट फॉर ईच पीरियड, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, रिटर्न अग्रीमेंट हर पीरियड का नहीं भेजे तो चलेगा। क्लियर है बेटा? हर पीरियड का ऑडिट एंगेजमेंट लेटर नहीं भेजे चलेगा। कब? अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं है जहां पे रिवाइज या रिमाइंड करने की जरूरत पड़े। तो सर कब होगा, कब ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जब हमें रिवाइज या रिमाइंड करने की जरूरत पड़े? तो फॉलोइंग फैक्टर्स मेक इट एप्रोप्रिएट ईदर टू रिवाइज या रिमाइंड। कब रिवाइज या रिमाइंड करेंगे? जब ऐसा इंडिकेशन लगता है, ऑडिटर को ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि एंटिटी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है ऑब्जेक्टिव या स्कोप की, ठीक है, एंटिटी को लगा ही नहीं कि रीजनेबल अश्योरेंस, उसको लगा एब्सोल्यूट अश्योरेंस ही मिलेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, या स्कोप के बारे में एंटिटी को कुछ गलत में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसे इंडिकेशन है, तो नया अग्रीमेंट बना लो या रिमाइंड कर दो कि भाई याद रख ये काम होगा। फिर हो सकता है एनी रिवाइज या स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट कोई नई चीज डालने की जरूरत पड़ जाए। जब नया कुछ पॉइंट डालोगे तो रिवाइज हो ही जाएगा ना। या रीसेंट चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, पूरा का पूरा मैनेजमेंट चेंज हो गया, जिनके साथ हम लोग एंटिटी से एंगेज होते थे वो पूरे के पूरे लोग ही बदल गए, या ओनरशिप ही चेंज हो गई, जो असली ओनर्स थे उन्होंने कंपनी बेच दी, किसी और को बेच दी, हम तो हो गए कि अब यार नए वाले को बताना पड़ेगा, रिमाइंड करना पड़ेगा कि पहले वाले ने ये अग्री किया था। और हो सकता है वो रिवाइज करने के लिए बोले कि यार वो पहले वाले ने किया था, मैं तो नया अग्रीमेंट बनाऊंगा, ठीक है। हो सकता है एंटिटी के नेचर साइज में बदलाव हो जाए, पहले एंटिटी इतनी सी थी, हम 25,000 रुपए में ऑडिट कर देते, अब एंटिटी भयंकर बड़ी हो गई है, अब 25,000 में काम करोगे है? पहले एंटिटी स्टील का काम करती थी, अब एंटिटी किराने का काम करती है, ठीक है, स्टील की फैक्ट्री बंद करके किराना की दुकान खोल ली, बिजनेस सेम तरीके से ऑडिट होगी क्या दोनों की? नहीं होगी। चेंज इन लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कानून बदल गए, पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, अब कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। तो पहले हमने अग्रीमेंट में लिखा था कि भैया एफआरएफ आपके लिए कंपनीज एक्ट 1956 होगा, अब हमको उसको रिवाइज करना पड़ेगा कि भाई अब तुम्हारे लिए कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो एप्लीकेबल होगा। चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, भैया नए तुम लोग को पता है ना, एएस की जगह अब इंड एएस आ रहे हैं, इंड एएस हर एक पे अभी एप्लीकेबल नहीं है, तो अगर तुम्हारी एंटिटी पे वो इंड एएस या यूएस गैप या आईएफआरएस कुछ भी एप्लीकेबल हो जाता है, तो वही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में भी बदलाव हुआ है, उस हिसाब से हमारा अग्रीमेंट बदलेगा या नहीं बदलेगा। एंड अ चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, पहले हम पे कारो नहीं लगता था, कारो 2020 के बारे में तुम्हें नहीं पता होगा, आगे बताऊंगा। कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, वो भी हर कंपनी पे नहीं लगता है बेटा, जिन पे लगता है तो उसके बारे में हम चेक करेंगे कि हो सकता है अब हमारा काम बढ़ गया यार, हम उस हिसाब से अग्रीमेंट भी बदलते रहेंगे। तो आ जाओ आईसीआई से मार्क करते हैं। रिकरिंग ऑडिट में क्या होगा? रिकरिंग ऑडिट का मतलब क्या है? एन ऑडिट परफॉर्म्ड ओवर द इयर्स, कई सारे सालों पे, ओवर इयर्स हम ये ऑडिट परफॉर्म करते हैं। और रिकरिंग ऑडिट, द ऑडिटर शैल असेस वेदर सर्कमस्टेंसेस, क्या सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, परिस्थितियां ऐसी है जिससे रिक्वायर है टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को इधर रिवाइज करने का
एंड वेदर देयर इज अ नीड टू या रिमाइंड करने का द एंटिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। द ऑडिटर, अगर ऐसा कोई चीज नहीं मिलती है तो ऑडिटर ये भी कह सकता है कि ठीक है, अगर ना कोई सर्कमस्टेंसेस रिवाइज रिमाइंड के नहीं है तो नया अग्रीमेंट या नया एंगेजमेंट लेटर भेजने की जरूरत नहीं है। ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू सेंड अ न्यू एंगेजमेंट लेटर, ठीक है, न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर या रिटर्न अग्रीमेंट, न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर या रिटर्न अग्रीमेंट ईच पीरियड का। हाउएवर कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स, कीवर्ड क्या हुआ? फैक्टर्स, जब रिवाइज रिमाइंड की जरूरत पड़े। फैक्टर्स में मेक इट एप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट और रिमाइंड। रिवाइज रिमाइंड के फैक्टर क्या है? कोई भी आपको सर इंडिकेशन मिला है, कोई भी इंडिकेशन मिला है कि एंटिटी मिसअंडरस्टैंड कर रही है ऑब्जेक्टिव को या स्कोप ऑफ ऑडिट को, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का इंडिकेशन मिला है। दूसरा, अगर स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट की जरूरत पड़ गई या सीनियर मैनेजमेंट में बदलाव हो गया या ओनरशिप में बदलाव हो गया या नेचर साइज ऑफ द बिजनेस में बदलाव हो गया या लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में बदलाव हो गया या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में बदलाव हो गया या रिपोर्ट अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जैसे कारों में बदलाव हो गया, ठीक है, तो ये बदलाव की वजह से, बदलाव को ट्रायंगल से, चेंज को ट्रायंगल से मैं डिनोट करता हूं ना, इकोनॉमिक्स में अपन वैसे ही करते थे। तो अगर ये बदलाव हो गया तो हो सकता है हमें भी रिवाइज या रिमाइंड करने की जरूरत पड़े। बोलो बेटा कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो ये इजी टॉपिक है, ठीक है, समझ में आया? चलो 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 सुनो, हाल फिलहाल में क्या होने लगा है? ये होने लगा है कि कई सारे जो ऑडिटर्स हैं ना, ये ऑडिटर्स अपना काम सही से नहीं कर रहे, ठीक है। ऑडिटर को काम जो करना है वो एसए के हिसाब से करना है, रिव्यू वाले को एसआरई के हिसाब से करना है, रिलेटेड सर्विस वाले को एसआरएस के हिसाब से अपना काम करना है। मतलब कोई भी आप प्रोफेशनल हो, आपके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं वो काम करने के लिए, लेकिन कुछ सालों में ये देखा गया कि ऑडिटर्स अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे और इस वजह से आईसीआई ने भी और सभी ने ये बोला कि भैया जब भी अब ऑडिट होगी ना, वो क्वालिटी की ऑडिट होगी। मतलब ऐसे नहीं कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए और ऐसे साइन मार के दे दिया। ये हमारे जमाने वाली बातें बता रहा हूं बेटा, मैंने देखा हुआ है, मैंने देखा हुआ है। उस समय तक रूल्स रेगुलेशन उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, ऑडिटर बच जाता था यार, हमेशा ही बच जाता था, कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि वो बोलता भैया ऑडिट तो मेरे को रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलेगा, मैंने तो ये चेक ही नहीं किया, ठीक है। अब ऑडिटर को प्रूव करना पड़ेगा। पहले के टाइम में ऑडिटर बच जाता था इन चीजों से, ठीक है, लेकिन अब ऑडिटर को प्रूव करना पड़ेगा कि तूने अपना काम अच्छे से किया है, ये प्रूव कर, तूने क्वालिटी का काम किया है ये प्रूव कर। लेकिन उसके बाद कोई गड़बड़ी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरे को ऑडिटर, तेरी एक जिम्मेदारी हो गई है प्रूव करने की कि तूने अपना काम अच्छे से किया। पहले ये प्रूव की कोई जरूरत नहीं थी। ये पुराने जमाने मैंने देखे हुए हैं यार लोगों को, ऐसे ही लाओ भाई साहब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लाओ पैसे दो, ये लो साइन, हो गई ऑडिट, जाओ जाओ जाओ, ऐसे ऑडिट हो जाती थी, ठीक है, क्योंकि उनको पता है अगर कहीं इंक्वायरी आ गई तो हमें तो पता ही नहीं, हमने ये चीज चेक ही नहीं की, ऐसे करके बच जाते थे। अब पहले प्रूव कर कि तूने जैसे ऑडिट होनी चाहिए थी वैसे की, तूने अपनी पूरी बुद्धि का प्रयोग कर लिया, जितनी भी क्षमता थी तूने अच्छे से कोशिश कर ली, फिर रह जाए तो मान जाएंगे। लेकिन अगर ये पता लग गया कि तूने काम चोरी की है ऑडिटर, तो तेरी बैंड बजा दी जाएगी, ठीक है, शायद ऑडिटर ही नहीं रहे। तो आ जाओ ऑडिट की क्वालिटी। पहले ये टॉपिक्स नहीं आते थे बेटा, अब आईसीआई इन पे बहुत फोकस करता है, क्योंकि तुम भी जब ऑडिट करने जाओगे हमारी तरह नहीं, हमने सच्ची बता रहा हूं ऑडिट में पता नहीं क्या किया, ऐसे टिक टाक टाक करते रहते थे, ठीक है, टाइम पास करके आते थे। अब इंटर पे ही बच्चे को सिखाया जाता है, क्योंकि तू आर्टिकलशिप पे जाने वाला है बेटा, जब काम करेगा क्वालिटी का काम करेगा। क्योंकि अगर ये प्रूव हो गया कि तूने क्वालिटी का काम नहीं किया है और कहीं कोई फ्रॉड व्रॉड निकल गया, गड़बड़ी निकल गई, तो ऑडिटर तेरी जिम्मेदारी भी होगी, ठीक है, तेरे को भी जेल में उठा के डाल दिया जा सकता है। ये तुम लोगों को पेनल्टीज भी पता है बेटा, सेक्शन 147 की या सेक्शन 447 की कंपनीज एक्ट में तुम लोगों ने पढ़ा है इन चीजों को, कि अब ऑडिटर तू भी लायबल होगा। पहले नहीं होते थे, अब ऑडिटर तू भी लायबल होगा। तो जब काम करना है कैसे काम करना है, ए ऑल ऑफ यू, आई बिलीव तुम खड़े हो हैं, ऑडिटर खड़े हो तो आ जाओ।
ऑडिट क्वालिटी, हाई ऑडिट क्वालिटी असेंशियल है, ऑप्शन नहीं है, असेंशियल है टू मेंटेन कॉन्फिडेंस ऑन द इंडिपेंडेंट अश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द ऑडिटर, ये कंपल्सरी है। डील्स विथ क्वालिटी कंट्रोल, क्या क्या, ऑल एंगेजमेंट्स जो ऑडिट है उसमें भी क्वालिटी का काम चाहिए, रिव्यू का काम कर रहे हो तो क्वालिटी का काम चाहिए, अश्योरेंस का काम कर रहे हो तो क्वालिटी का, या रिलेटेड सर्विसेज का काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, ऑडिट सर्विसेज, रिव्यू सर्विसेज, अश्योरेंस सर्विसेज या रिलेटेड सर्विसेज, क्वालिटी से काम करना है। बिना क्वालिटी के अगर ऐसे यहां साइन मार दिया, लाओ पैसे दो, तो बैंड बजा दी जाएगी, ठीक है। या ऑडिट एंगेजमेंट्स ओनली, पर्टिकुलर ऑडिट, इन पे क्वालिटी का काम आपको करना है। ये सारी फर्मों पे, पूरी की पूरी फर्म पर ये चीज एप्लीकेबल होगी, फर्म पर एप्लीकेबल होगी। फर्म पर हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है बेटा एक चीज, कि हमारे कई सारे स्टैंडर्ड्स हैं। सबसे पहला आया था SQC, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये एकमात्र क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड स्टैंडर्ड थे जो पूरी की पूरी फर्म पे लगते थे। बाकी के जो स्टैंडर्ड्स थे, SA, SRE, SAE, SRS, ठीक है, ये सारा इंडिविजुअल एंगेजमेंट पार्टनर पे, एसोसिएट पे लगते थे, इंडिविजुअल पे लगते थे। लेकिन SQC जो है वो पूरी, आप कोई भी फर्म हो, आप ऑडिट की फर्म हो, अश्योरेंस की फर्म हो, रिलेटेड सर्विस की फर्म हो, रिव्यू सर्विसेज की फर्म हो, पूरी फर्म, तुम जब फर्म तुम्हारी काम करेगी वो क्वालिटी से करेगी। ये कौन बोलता है? SQC। और तुम्हारे कोर्स में है बेटा SQC 1, जिसका QC इज क्वालिटी कंट्रोल, S इज फॉर स्टैंडर्ड। तो क्वालिटी कंट्रोल किसका? पूरी फर्म का सर, पूरी फर्म का। कौन सी फर्म सर? जो परफॉर्म कर रही है ऑडिट भी, जो कर रही है रिव्यू भी ऑफ हिस्टोरिकल ऑडिट और रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है, या अश्योरेंस का भी काम कर रही है सर, या रिलेटेड सर्विसेज का भी काम कर रही है। तुम्हें समझ में आया कि SQC 1 फर्म्स पे लगेगा, SQC खुद ही फर्म्स पे लगता है। कौन सी फर्म सर? सारी फर्म जो ऑडिट कर रही है, रिव्यू कर रही है हिस्टोरिकल का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, अश्योरेंस कर रही है सर, और रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट भी कर रही है। यानी सारे ही काम आ गए। सब सारी फर्मों को क्या करना है? रिक्वायर द फर्म टू स्टैब्लिश सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तुम लोग अभी इंटर पास हो जाओगे, तुम लोग बात करोगे सर हमको आर्टिकलशिप करनी है। आर्टिकलशिप में तुम लोग शायद हमसे भी सवाल जवाब करोगे, या हम वीडियो वगैरह इसके डालेंगे। और इस समय हम सारे टीचर्स आपको एक बात बोलेंगे, बेटा अच्छे से अच्छी फर्म में काम करो, अच्छे से अच्छी फर्म, बड़ी से बड़ी फर्म। क्यों? क्योंकि बड़ी फर्म्स और छोटी फर्म्स में डिफरेंस क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ी फर्म्स में भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट छोटी फर्म में भी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन की वैल्यू सेम होती है ना बेटा, है ना? एक बार आप CA बन गए, चाहे आप AIR 1 हो, चाहे एकदम 50% एग्रीगेट लाके तुम पास हुए हो सर, CA हो तो CA हो, ठीक है? तो सेम काम के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 1 करोड़ रुपए ले रहा है, दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 लाख रुपए में कर देगा। क्यों ऐसा? जब साइन की सेम वैल्यू है तो अमाउंट में सर इतना डिफरेंस क्यों? द मेन डिफरेंस इज ऑफ क्वालिटी। बड़ी फर्म्स, अच्छी फर्म्स, ठीक है, बड़ी की बात नहीं है, अच्छी जो भी फर्म होगी वो उसने एक सिस्टम बनाया होगा क्वालिटी कंट्रोल का। मतलब अगर तुम्हें देखना है कि यार ये फर्म में मैं जा रहा हूं, इसका नाम मैंने सुना हुआ नहीं है, क्या ये फर्म अच्छी फर्म है या नहीं? भाई इसकी कोई लिस्ट तो जारी होती नहीं है ना कि ये फर्म कैसी है, इसके कितने क्लाइंट और क्या, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है, कोई लिस्ट नहीं जारी होती है। तो कैसे पता लगेगा कि ये फर्म अच्छी फर्म है या नहीं? बेटा तुम भी सवाल पूछोगे सर आप अपनी फर्म के अंदर क्वालिटी कंट्रोल का क्या सिस्टम बना के रखें कि फर्म जब भी काम करे, आपके फर्म में से, फर्म को चाहे मैं रिप्रेजेंट करूं, चाहे कोई चपरासी तक रिप्रेजेंट करे, चाहे आप रिप्रेजेंट करो, कोई भी करे, वो कोई भी काम करेगा ना, वो क्वालिटी से काम होना चाहिए। इसके क्या कोई सिस्टम बनाया है? नहीं सर हम तो ऐसे ही बस बोल देते हैं कि काम अच्छे से करना। मतलब ये फर्म है ना बेटा, थैंक यू करके उठ के आ जाना। हमको ऐसी फर्म में जाना है, आर्टिकलशिप के लिए हमें ऐसी फर्म में जाना है, चाहे वो शायद आपके घर के पास में एक छोटा सा चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों ना हो, वो भी अच्छा काम कर सकता है अगर उसने क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम बनाया है। उसने क्या बनाया है बेटा? क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम बनाया है। सिर्फ ये एक डिफरेंस है एक बुरी फर्म और एक अच्छी फर्म में। छोटा और बड़े का कोई नाटक नहीं है। अच्छी फर्म और बुरी फर्म का डिफरेंस क्या? सिस्टम। अच्छी फर्म ने सिस्टम बनाया होगा कि उस फर्म में जो काम होगा, चाहे चपरासी करे चाहे सीनियर पार्टनर करे, वो क्वालिटी का काम होगा। अलाउड ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है उस भाई के पास कि वो बिना क्वालिटी का काम कर सके। तो और ये कौन बोलता है? SQC 1 बोलता है कि फर्म्स
तेरे को स्टैब्लिश करना है सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जिससे आपको मिले रीजनेबल अश्योरेंस। हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या ये, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। जी हाँ, डिजाइन टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस की फर्म और उसके लोग कंप्लाई कर रहे हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से। ये शब्द याद रखना, ये आपके ऑडिट में बहुत बार रिपीट होने वाले हैं। कोई भी काम क्वालिटी का कब होगा, जब भी वो काम किसके अनुसार होगा, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। सर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड वही एएस, एसए, एसएई, एसआरई, एसआरएस, ठीक है। जब भी कोई काम होगा वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। रिपीट कर दो ऑल ऑफ यू। काम क्वालिटी का कब माना जाएगा, जब वो काम किसके अनुसार होगा, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। रिपीट, जब भी काम क्वालिटी का, क्वालिटी चेक करने का पहला तरीका क्या, कि क्या ये फर्म या ये इसके लोग पर्सनल जो काम कर रहे हैं वो काम कैसे कर रहे हैं। सर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। रिपीट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। रिपीट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से अगर काम हो रहा है तो यहां पे क्वालिटी आ जाएगी। एंड फर्म और एंगेजमेंट पार्टनर जो भी रिपोर्ट इश्यू कर रहे हैं, चाहे ऑडिट के लिए ऑडिट रिपोर्ट, रिव्यू सर्विसेज के लिए रिव्यू सर्विसेज की रिपोर्ट, अश्योरेंस के लिए अश्योरेंस रिपोर्ट, ठीक है, जो भी रिपोर्ट आपकी फर्म या फर्म के बिहाफ पे कोई पार्टनर इश्यू कर रहा है वो रिपोर्ट हमेशा एप्रोप्रिएट हो। बेटा क्वालिटी निर्धारित करने के दो मापदंड होते हैं कि जब भी काम होगा वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से होगा, जो भी रिपोर्ट इश्यू होगी वो एप्रोप्रिएट, बोलो एप्रोप्रिएट रिपोर्ट, बोलो जब भी रिपोर्ट इश्यू होगी कौन सी होगी, एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इश्यू होगी। अगर ये दोनों चीज हो जाती है ना, तब आपको कोई भी जेल में नहीं डाल सकता, ठीक है। सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कब कब होगा, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कब कब होगा, जब फर्म जो फर्म एंगेजमेंट पार्टनर्स जो भी हैं, ठीक है, किससे कंप्लाई कर रहे हैं। बेटा लिख रहे हो, मेरे को लिख के तुमको याद है किससे कंप्लाई चाहिए हमेशा। क्वालिटी कब अच्छी होगी, जब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से कंप्लाई कर रहे हैं, लीगल एंड रेगुलेटरी, ये याद होना चाहिए, ठीक है, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से काम कर रहे हैं। और जब भी ये रिपोर्ट इश्यू कर रहे हैं, जो भी क्या इश्यू कर रहे हैं, रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कैसे होनी चाहिए, रिपोर्ट एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ये दोनों मापदंड, ये दोनों चीजें अगर हो गई, मतलब जो काम हो रहा है वो क्वालिटी का काम हो रहा है। अगर दोनों में से कुछ भी रह जाता है, मतलब काम क्वालिटी का नहीं हो रहा, मतलब एसक्यूसी 1 नहीं हो रहा, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है जेल में पधारने के। आ जाइए, टॉपिक है ऑडिट क्वालिटी। द पर्पस ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर इज टू प्रोवाइड confidence to the user of audited financial statement. Therefore, high quality audit, ये आई से आए है, ठीक है, high quality audit is essential to maintain confidence in the independent assurance provided by the auditors. It is the responsibility of auditors to maintain high audit quality. SQC1 जो फर्म पे लगता है, जो किस पे लगता है बेटा, फर्म पे लगता है, तो सिर्फ फर्म की क्वालिटी पे ध्यान देंगे क्या, कि इंडिविजुअल ऑडिटर की क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे। बेटा फर्म के लिए एसक्यूसी लगता है, इंडिविजुअल ऑडिटर पर एसए लगेगा। तो एक हमारा एसए है, ठीक है, एसए 220। बेटा एक नया एसए आया है, न्यू एसए आया है, तुम्हें याद है लास्ट लेक्चर में बताया था, न्यू एसए मार्किंग एसए
आपने 200 लिखा हुआ है, 210 लिखा हुआ है, 220 आ गया बेटा। ठीक है, ये 220 नया ऐसे का पॉज कर दो यहां पे और जल्दी से जल्दी से जल्दी से इसकी एंट्री डाल दो। कर दिया क्या? जल्दी करो, मैं भी एक बार पानी पी लेता हूं। ठीक, हो गया होगा, एंट्री हो गई। चलो पेज नंबर वगैरह डाल दिए। तो फर्म के लिए SQC 1 है और एक ऑडिटर के लिए इंडिविजुअल ऑडिटर। क्यों ऑडिटर बोला है? क्यों मैं अश्योरेंस प्रोफेशनल नहीं बोल रहा, रिव्यू प्रोफेशनल नहीं बोल रहा? ठीक है, क्योंकि सर ऐसे है, SRE होता तो मैं रिव्यू बोलता, SAE होता तो मैं अश्योरेंस एंगेजमेंट बोलता, लेकिन ये SA 220 है, बोथ डील विथ क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, SQC 1 डील्स विथ फर्म की क्वालिटी कंट्रोल, SA 220 डील्स विथ इंडिविजुअल ऑडिटर की क्वालिटी कंट्रोल। कि इंडिविजुअल ऑडिटर को भी जब भी काम करना है क्वालिटी से ही काम करना है, बिना क्वालिटी का काम नहीं चलेगा। Whereas SQC 1 deals with all engagements including audit, review and other assurance and related services. SA 220 applies to audit engagements only. Further, SQC 1 applies to entire firm. However, SA 220 applies to a particular audit engagement. तो आइए SQC 1 के बारे में बात करते हैं। Quality control for firms that perform audit and review of historical financial information and other assurance and related services engagement. SQC 1 क्योंकि फर्म पर लगता है, क्योंकि फर्म पर लगता है, शुड स्टैब्लिश, क्या स्टैब्लिश करेगा सर? एक सिस्टम स्टैब्लिश करेगा क्वालिटी कंट्रोल का। ठीक है, एक सिस्टम स्टैब्लिश करेगा क्वालिटी कंट्रोल डिजाइन टू प्रोवाइड, जिससे क्या मिलेगा? लोग रीजनेबल अश्योरेंस मिलेगा that the firm and its personnel comply with। किस किस से कंप्लाई करेंगे साहब हम? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। सर पहले आपने लीगल लिखा था, फिर रेगुलेटरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड जो भी रिपोर्ट इशू करेगा वो कौन सी होनी चाहिए? बाय द फर्म और एंगेजमेंट पार्टनर। वो रिपोर्ट भी चाहिए सर हमको, appropriate report चाहिए in the circumstances. Firm's system of quality control should consist of policies designed to achieve these objectives. याद हो रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आएगी। अब यहां पे आईसीआई ना हीरोगिरी कर गया। हाँ, क्या हीरोगिरी कर गया? आईसीआई ने बहुत ज्यादा बुद्धि लगा दी जिसकी जरूरत नहीं थी। कोई बात नहीं, आया सर हमें क्वालिटी का बहुत ज्यादा नाटक है, क्वालिटी का हमको बहुत ज्यादा नाटक है। कैसे पता, कैसे करें? सर मैं एक फर्म हूं, मैं एक क्या हूं? फर्म हूं। ठीक है, मैं सीए बन गया, मेरे को क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम बनाना है। अभी भी आपने बताया सर कि अगर एक फर्म हो तो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल स्टैब्लिश करो। सर मैं चाहता हूं, ठीक है, कि मैं सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल स्टैब्लिश करूं। कैसे करूं? बाजार में मिलता है क्या सर ये? नहीं, बाजार में तो नहीं मिलता है। तो देखो बेटा, 6 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के। कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट्स हैं सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के। मतलब अगर आपकी फर्म में ये 6 एलिमेंट मौजूद है ना, आपकी फर्म जो काम करेगी वो क्वालिटी से करेगी, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, मतलब सुनो समझो, जब आर्टिकलशिप के लिए बैठ रहे हो तो इन 6 एलिमेंट्स को चेक करना मेरे को चाहिए कि तुम लोग को ये हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, कि ये 6 एलिमेंट अगर एक फर्म में मौजूद है, मतलब उसका काम जो है वो सिस्टम वाला काम है। उनके पास सिस्टम है, क्वालिटी को कंट्रोल करने का सिस्टम है। यहां पे मैंने एक बहुत शानदार और अच्छी चीज लिख दी, बच्चा तू अभी यहां से पढ़ ही मत, क्योंकि आईसीआई ने हीरोगिरी कर दी, आईसीआई ने हीरोगिरी कर दी। प्लीज सी द नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट। आगे वाला टॉपिक पहले पढ़, फिर अपन इस पे आते हैं। और पता है एग्जाम के लिए इस पे वापस आने की जरूरत भी नहीं है, आगे वाला टॉपिक ही याद करना है। ये पुराना टॉपिक था, लेकिन यहाँ पे हीरोगिरी करके ऐसे ने कहा चलो कुछ तूफानी करते। क्यों? यहाँ पे घटिया तूफान किया है तुमने, आगे अच्छा तूफान है। ठीक है, तो प्लीज सी द नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट, अपन इस पे वापस से आएंगे। ये पेज नंबर मैं देख लेता हूं। ठीक है, 27 नंबर पेज है। आगे के टॉपिक पे हम पहले जाएंगे। टिक 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 टिक।
एक मिनट बेटा, ये शायद है ना मेरे से पेजेस है ना, 3-4 पेजेस कॉपी हो गए थे 2 बार। तो इन 3-4 पेजेस को पहले मैं डिलीट मार देता हूँ। आगे आ रहा है ये? हाँ आगे है। चलो पड़े रख लेते हैं, क्या ही डिलीट मारेंगे। आगे वाले ये पेजेस पे जहां पे मैंने ये वापस से लिखा था, सीधा नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट कर दे, बच्चा परेशान होगा। यहाँ से मार्क कर देता हूं मैं। और अब मैं जा रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। SQC 1 से पहले, ठीक है, SQC 1 से पहले मैं आ रहा हूं SA 220 पर। ठीक है, ये आखिरी टॉपिक्स है आपके। दोनों सेम है, दोनों सेम है, क्योंकि SQC 1 किस पे लग रहा है? वो लग रहा है सर फर्म पे। SA 220 किस पे लग रहा है? वो इंडिविजुअल ऑडिटर पे लग रहा है। मैं सीधा किस पे आया हूं? SA 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडिविजुअल ऑडिटर पे ये अप्लाई करता है। तो बेस्ड ऑन, ये बोल रहा है क्यूसी सिस्टम ऑफ फर्म, प्रीवियस टॉपिक, बेस्ड ऑन प्रीवियस टॉपिक। सर हमने तो पढ़ाई नहीं। अरे रुक जाओ, ये पढ़ेंगे फिर अपन वहां पे जाएंगे। दोनों दोनों दोनों, दोनों। पहले ये फिर वो, और तुम बताओगे मेरे को कि क्या तुम्हें सब कुछ सिमिलर लग रहा है या नहीं लग रहा। तो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज बनानी पड़ेगी एक फर्म को। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज बनानी है, और वैसी पॉलिसीज एक इंडिविजुअल को भी फॉलो करनी है। तो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज परटेनिंग परटेनिंग quality control policies pertaining to audit engagements are decided by engagement team. Engagement partner is responsible for quality control as per SA 220. पूरी फर्म SQC 1 के हिसाब से जिम्मेदार होती है क्वालिटी कंट्रोल के लिए, और SA 220 के हिसाब से कौन जिम्मेदार होता है? जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एज पर SA 220 ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि सर वो इंप्लीमेंट करे क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज। जो भी ऑडिटर है, जो भी आपने, आपकी फर्म ने क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज बनाई है, उन पॉलिसीज को तू ऑडिटर इंप्लीमेंट कर। तू इंप्लीमेंट करेगा जो तेरी फर्म ने पॉलिसीज बनाई है। दोनों पॉलिसीज एक ही है, ताकि जो पॉलिसीज आपको क्या दे भाई? जो आपको रीजनेबल अश्योरेंस दे। किस बात का? कि सर हम जो भी काम कर रहे हैं ऑडिट में, हम जो भी काम कर रहे हैं वो कंप्लाई कर रहा है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। और हम जब भी ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर रहे हैं, वो रिपोर्ट है एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक भाई। SA 220 is modeled on the lines of SQC 1। अरे दोनों सेम ही है। बस डिफरेंस क्या है? ठीक है, डिफरेंस क्या है?
डिफरेंस है कि सर SQC1 फर्म पे लगता है, SA 220 पार्टनर, बस ये डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम ही है। लाइन कि सर 6 एलिमेंट है, क्या बात कर रहे हो। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट, तीसरा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, चौथा ह्यूमन रिसोर्सेज, पांचवा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस और छठा मॉनिटरिंग। बेटा मैंने बोला था ना 6 चीजें आपके अगर एक एंटिटी में है, जब तुम आर्टिकलशिप के लिए जाओगे ये 6 चीजें के बारे में तुम ऑब्जर्व करो कि अगर ये 6 के 6 चीजें मतलब वो फर्म है शानदार। क्या है ये 6? सबसे पहले एग्जाम में 3 नंबर के लिए सवाल आता है सिर्फ ये 6 एलिमेंट्स का नाम लिखने का। इसके अंदर का टॉपिक है आपके कोर्स में, उन पे अलग से सवाल आता है, उसमें भी ये एथिकल रिक्वायरमेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 6 एलिमेंट होने चाहिए आपके एंगेजमेंट में। अगर ये 6 एलिमेंट है ना तो आपके क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। यही 6 एलिमेंट वहां पे SQC1 में भी है, यही 6 एलिमेंट यहां पर भी है। तो पहला, कब आपकी फर्म की क्वालिटी अच्छी होगी? जब आपके फर्म के जो नेता हैं, जो पार्टनर्स हैं, जो आपके बॉस हैं, जो आपके लीडर हैं, वो अच्छे होंगे। तो सर SQC1 ने ऐसे 220 ने लीडर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी है फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। तू आर्टिकल 13 से कोई गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे जो बॉसेस हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो क्वालिटी को फॉलो करे। हमारा बॉस था, उसको क्वालिटी से कोई भी मतलब नहीं था। अरे छोड़ रहे यार, ठीक है। लीडरशिप, जब सर कोई मतलब नहीं है तो हम तो अलग ही लेवल के ऐश पे चले गए थे, है ना। तो पहली जिम्मेदारी किसकी? बॉस की। हाँ अच्छा है, उनकी जिम्मेदारी रखो। हाँ तुम तो आर्टिकल हो यार, लेकिन जिस दिन तुम बॉस बन गए, पहली जिम्मेदारी क्वालिटी कंट्रोल की किसकी? लीडरशिप की। फर्म की लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। रिपीट, पहला वाला याद अभी के अभी। क्या हो गया? खड़े हो ना तुम लोग, बैठे तो नहीं हो ना, तो आ जाओ। लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, पहली जिम्मेदारी किसकी? लीडर की। फिर टॉपिक ये है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। एथिक्स तो दूसरी जिम्मेदारी है, एथिकल रिक्वायरमेंट है। ये नाम एथिक्स है, फॉलो कंपलसरी करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। पुराना टॉपिक ये बेटा, चैप्टर 1 का था पिछले अटेम्प्ट में, एथिकल रिक्वायरमेंट। तीसरा, सर ऐसे होगा क्या जब भी कोई क्लाइंट आए कि भाई साहब ये पकड़ो पैसे, मेरी कंपनी की, मेरी एंटिटी की ऑडिट कर दो। हाँ हाँ, हम बिना कुछ जाने पहचाने ऑडिट कर लेंगे, बाद में पता लगा वो बहुत बड़ा टेररिस्ट था, है बेटा, लेने के देने पड़ेंगे। तो आप कोई भी एक्सेप्ट करो क्लाइंट को, या पहले का ही कोई क्लाइंट है आप उसी को कंटिन्यू कर रहे हो, तो उसके लिए भी जिम्मेदारियां, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट्स रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। कोई नई एंगेजमेंट लेते हो या पुराने को कंटिन्यू करते हो, उसमें भी कुछ चीजें आपको चेक करनी है, तब आपकी फर्म की क्वालिटी या आप जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसके काम की क्वालिटी अच्छी होगी। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। चौथा बेटा ह्यूमन रिसोर्सेज। आज हम जिस प्रोफेशन में है वो सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके वो सबसे बड़े एसेट हैं, ठीक है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी। मान लो आज बच्चे बोलते हैं सर हम बड़ी से बड़ी फर्म में जाएंगे। क्यों हर बच्चा बड़ी फर्म में जाना चाहता है? सर पैसा बहुत देती है। पैसा नहीं, वो बड़ी फर्म्स है ना बहुत सिलेक्टिव होती है कि किसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कई बार होते हैं बेटा रैंक होल्डर्स भी, हमने देखा है बहुत मुश्किल हो जाती है अगर इंटरव्यू अच्छे से नहीं दे पाते, वो ये प्रूव नहीं कर पाते कि वो उनमें बुद्धि है, तो उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। और बहुत ही ज्यादा, ये तो बहुत कॉमन है कि कोई बच्चा .50% पे पास हुआ है और वो बिग 4 में आर्टिकलशिप कर रहा है। कैसे? आप ह्यूमन रिसोर्सेज की कितनी बुद्धि है, क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा क्वालिटी अपने आप अच्छी। पहला लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट, तीसरा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, चौथा ह्यूमन रिसोर्सेज, पांचवा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। की जब भी कोई काम करो वो कैसे करो, चाहे तुम कर रहे हो, तुम्हारा बॉस कर रहा है, एंगेजमेंट को परफॉर्म कैसे कर रहे हो। और फाइनली बेटा सुनो, तुम लोगों ने देखा होगा कि है ना रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड और पे, या कोई भी पुरानी गलियां वलियां छोटी मोटी, वहां पे कचरा वचरे का ढेर होता है, वहीं पे कचरा गिराया जाता है, ठीक है। लोग पिचकारी विचकारी मारते रहते हैं, ठीक है, पान वान खा के। जो
कि उनको देख रहा है, यहाँ पे कोई देख नहीं रहा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एयरपोर्ट, तुमने देखा है कि लोग पिचकारी पान के वहां पे मार रहे हैं एयरपोर्ट पे ऐसे साइड में, देखा है? नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? सर हम बस स्टैंड को गंदा कर देते हैं, रेलवे स्टेशन को गंदा कर देते हैं, लेकिन एयरपोर्ट को हम गंदा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सर एयरपोर्ट में कैमरे लगे हुए हैं। सर लगे हुए तो रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे भी है, लेकिन कौन किसको फर्क पड़ रहा है? मतलब हमें डर नहीं है कि ऊपर वाला सब देख रहा है व्हेन इट कम्स टू रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड। बट व्हेन इट कम्स टू एयरपोर्ट, बेटा सर यहाँ पे तो सर वो बंदूक बंदूक लेके घूमते रहते हैं, ठीक है, थोड़ा डर लगता है वहां पे, ठीक है। मॉनिटरिंग, आज तुमको अभी कोई डर नहीं होगा, ऑनलाइन हो ना, वो भी रिकॉर्डेड हो। व्हेन इट कम्स टू सामने सामने आमने सामने मेरे अगर तुम आ जाते, ठीक है, अभी तो तुम लोग शेर बने हुए होगे वहां पे कि हाँ 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 लिखें, कमेंट लिखेंगे कौन सा सर हमको जानते हैं, देख पा रहे हैं। लेकिन अगर सामने बैठे हुए होते ना, मजा नहीं आ जाता। क्यों? क्यों? तुम शायद और अच्छे से पढ़ लेते। मॉनिटरिंग हो रही है, मैं ओ भाई बोल, आंसर बोल, ठीक है, अभी क्या, अभी आंसर बोल, नहीं तो दे दनादन। नहीं नहीं नहीं, मारना पीटना सर आजकल अलाउड नहीं होता है ना। तो आ जाओ, मॉनिटरिंग का ये बहुत बड़ा फर्क है। अगर हमें ये डर है कि ऊपर वाला सब देख रहा है तो हम खुद ही सही से काम करेंगे, लेकिन अगर ये डर ही निकल जाए कि कोई नहीं है, ठीक है, अपन ही भगवान है यहाँ पे, तो भाई क्वालिटी वॉलिटी गई भाड़ में। ये 6 एलिमेंट अगर किसी फर्म में या किसी भी ऑडिट में मौजूद होंगे तो वो ऑडिट होगी शानदार क्वालिटी की। मतलब अगर उस ऑडिट में कोई गड़बड़ी भी हो गई तो ऑडिटर तू कभी जेल नहीं जाएगा, ठीक है, तू बच जाएगा। देखो प्रूव इन 6 पैरामीटर्स पे करना है कि अगर ये कर गया मतलब तूने अपना काम सब अच्छे से कर लिया। ये 6 चीजें इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला कि आपके लीडर्स खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभा रहे हैं। दूसरा, क्या वो एथिकली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तीसरा, कि कोई भी नए क्लाइंट को आप जब एक्सेप्ट कर रहे हो या पुराने को कंटिन्यू कर रहे हो तो किस तरीके से। चौथा, ह्यूमन रिसोर्सेज किस तरीके के, गधों को रखा है या घोड़ों को रखा है। पांचवा, एंगेजमेंट को किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है। और आखिरी, जो भी काम हो रहा है उनको मॉनिटर किया जा रहा है या नहीं। ये 6 एलिमेंट SQC 1 के भी है और ऐसे 220 के भी है। पहले पे आते हैं, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आते हैं। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट। अभी तो सिर्फ ऑडिट की बात करेंगे क्योंकि ऐसे की बात हो रही है ना। और फिर क्वालिटी विद इन द फर्म ऑन ऑडिट। तो ऐसे 220 क्वालिटी, जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वालिटी कंट्रोल तो है ही, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका तुमने एंट्री कर ली होगी, ठीक है। ये बोलता है भाई इंगेजमेंट पार्टनर है ना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल क्वालिटी फॉर ईच ऑडिट एंगेजमेंट टू विच ही इज असाइंड। जिस भी ऑडिट में कोई भी जो पार्टनर, जो बॉस है ना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, उसकी जिम्मेदारी, आर्टिकल तेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तेरे किए गए काम को वो चेक करेंगे। तो एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है फॉर क्वालिटी, ठीक है, ईच ऑडिट एंगेजमेंट जिसको भी उसको असाइन किया जाता है। तो एंगेजमेंट पार्टनर के खुद के एक्शन और एंगेजमेंट पार्टनर के खुद के मैसेजेस एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को एम्फसाइज करने चाहिए 2 चीज पर। अगर आपका बॉस खुद मेहनत करेगा तो बेटा तुम भी मेहनत करोगे। आपका बॉस ही बैठे बैठे नेटफ्लिक्स देखे जा रहा है तो तुमको भी ज्यादा सीरियसनेस नहीं आएगी। जब वो नेटफ्लिक्स पे बैठा हुआ है तो हम Amazon प्राइम या हॉटस्टार तो चला ही सकते हैं, ठीक है, ऑडिट करते करते पास में क्रिकेट मैच देख रहे हो है। ये तब होगा। वहीं पे बॉस अगर बहुत स्ट्रिक्ट होगा तो भाई साहब, मैं गो टू टॉयलेट का ब्रेक भी शायद आप 2 बार 3 बार सोच के लेने वाले हो। खुद के एक्शंस आपके बॉस के, और वो किस तरीके के मैसेजेस दे रहा है। जैसे मेरे बॉस ने बोला, अरे बेटा छोड़ रहे यार, क्या है, आजा चल, ठीक है, घूम के आते हैं। अरे बॉस सीरियसनेस नहीं है, ठीक है, तो हम क्यों सीरियस हो। उसे खुद के मैसेजेस टू द एंगेजमेंट, दोनों इंफसाइज करने चाहिए 2 चीज पे। एंगेजमेंट पार्टनर के खुद के कार्य, खुद के एक्शन, और उसके मैसेजेस किसको, टीम मेंबर्स को। जो मैसेजेस है वो इंफसाइज 2 चीजों पे करने चाहिए। पहला, वो बताना चाहिए कि क्वालिटी की इंपॉर्टेंस, कि भाई क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ऑडिट में, वो पहले ही तुम्हारी बैंड बजा देना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, क्वालिटी इंपॉर्टेंट के साथ साथ असेंशियल भी है इन परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब अगर क्वालिटी से काम नहीं किया ना भाई तूने, मैं तेरे को घर नहीं जाने दूंगा। जब तक काम क्वालिटी से नहीं होगा यहीं बैठा रहेगा तू, ठीक है। अगर वो बोले, पहले तो बहुत अच्छे से प्यार से क्वालिटी के बारे में ज्ञान दिया कि क्वालिटी के लिए ये चाहिए वो चाहिए, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
और उसके बाद लास्ट में एक प्यारी सी धमकी कि सुन लिया ना ये, अब ये एसेंशियल है, अगर क्वालिटी से काम नहीं किया तो बैंड बजा दिया जाऊंगा, तेरी आर्टिकलशिप एक्सटेंड कर दूंगा। पहले वाले में तो वो अच्छा बना हुआ है, सिर्फ इंपॉर्टेंस बता रहा है क्वालिटी का, दूसरे में क्वालिटी को कंपल्सन कर दिया गया है। जब वो इंपॉर्टेंस बता रहा है क्वालिटी की, पहला वाला पार्ट था ना इंपॉर्टेंस बता रहा है, तो वो आपको क्या क्या बताएगा, या तुम जब बॉस बनोगे और अपने आर्टिकल्स को नीचे ठीक है ज्ञान दोगे, देखो बेटा क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या ज्ञान देने वाले हो? पहला ज्ञान दोगे कि जब भी काम करोगे वो काम कंप्लाई करना चाहिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सुना हुआ लग रहा है। और जो फर्म की खुद की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज है फर्म की, जो SQC 1 में बनाई थी, ठीक है, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। जब वो इंपॉर्टेंस बताएगा तो वो आपको 4 नंबर के लिए 4 चीज बताएगा बेटा, 4 नंबर के लिए 4 चीज। पहला कि जब भी काम करो वो क्वालिटी से करो, मतलब कैसे करो? परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। फर्म ने जो SQC 1 में क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज बनाई थी उनको फॉलो करना पड़ेगा बॉस आपको, ठीक है। तीसरा, जब भी ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करोगे, कौन सी ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करोगे? एप्रोप्रिएट। क्या तुमको ये वाला और ये वाला याद था? हाँ सर। ये वाला क्यों याद रहेगा बीच वाला? क्योंकि इसके पहले वाला ही टॉक पे SQC 1 है, उसने पूरी पॉलिसीज बनाई है, उसको फॉलो करना है। और आखिरी, आपकी टीम में एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कंसर्न रेज कर सके विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल, विदाउट फियर ऑफ कि सर आपकी टीम में ठीक है इतने एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर उनको कोई गड़बड़ी मिले ना तो वो आपको गड़बड़ी बता सके। उसके मन में ये नहीं होना चाहिए अरे यार अभी ये गड़बड़ी बता दूंगा, फिर ये बॉस 2 घंटे और बिठा के रख लेगा, मेरे को तो किसी के साथ घूमने जाना है, मेरा तो पिक्चर का प्रोग्राम था, ठीक है। रिप्रेजल की यार ये अपने सर पे ही उल्टा पड़ेगा, छोड़ नहीं बताते, डिग्री जाएगी, भाई की डिग्री जाएगी, अपन तो तब तक निकल लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। क्वालिटी की इंपॉर्टेंस 4 नंबर पे सवाल पूछा गया। 4 नंबर के लिए पहला और तीसरा आपको ऑलरेडी याद है, ठीक है, कि क्वालिटी की इंपॉर्टेंस जब आप बताओगे तो क्या बताओगे? जब भी काम करो तो किससे कंप्लाई करो? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जब भी रिपोर्ट इशू करो एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू करो। फर्म की जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज है जो SQC 1 में बनाई थी उनको भी कंप्लाई करना है। और आपकी टीम में एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कंसर्न रेज करे बिना इस डर के कि ये उन्हीं के सर पे उल्टा पड़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंस वो बता रहा है। क्लियर है? इंपॉर्टेंस बताएगा प्यार से 4 चीजें, और फिर लास्ट में प्यार से कि अगर मेरे को इन चारों में कहीं गड़बड़ी मिल गई तो बेटा तेरी बैंड बजा दूंगा। ये धमकी एकदम प्यार से, ये धमकी, क्वालिटी इज असेंशियल, ये धमकी होनी चाहिए। तब तो आर्टिकल, ये किसकी जिम्मेदारी? लीडर की जिम्मेदारी, तब तो कहीं जाके आर्टिकल सही से काम करेगा। फिर हमारा दूसरा वाला था कि एथिकल रिक्वायरमेंट। ये मैंने बोला ये सुपरस्टार है एग्जाम के हिसाब से भी। एथिकल रिक्वायरमेंट, पहला, आइडेंटिफाई करो हमारी आजादी को क्या क्या खतरे हो सकते हैं। थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि हमारी इंडिपेंडेंस के लिए जो हमने सेफगार्ड बनाए may not be able to eliminate या reduce those threats to an acceptably low level, ठीक है। हमारी आजादी को क्या क्या खतरे हो सकते हैं। मतलब मैं गया एक एंटिटी में ऑडिट करने के लिए, वहां के जो अकाउंटेंट है वो सुंदर सी महिला, ठीक है, मैं सिंगल, पता लगा वो भी सिंगल, हमने उन्हें देखा, उन्होंने हमें देखा और प्यार हो गया, ये थ्रेट है, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। और आप चाहे कितने ही सेफगार्ड लगा लो, या तो एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, या जितना रिड्यूस करना चाहते थे इस थ्रेट को आप उतना रिड्यूस नहीं कर पाओगे। ये चेक करो कि ऐसे कोई थ्रेट है क्या। फिर रिपोर्ट करो एंगेजमेंट पार्टनर को टू रेलेवेंट पर्सन विद इन द फर्म टू डिटरमाइन एप्रोप्रिएट एक्शन फॉर एलिमिनेटिंग द एक्टिविटी और इंटरेस्ट और विड्रॉइंग वेयर लीगली परमिटेड। कि भाई साहब मेरे को किसी दूसरे क्लाइंट को दे दो, या ये ऑडिट ही छोड़ देते हैं सर, मतलब नहीं है, मैं तो क्या आप भी जाओगे तो आप भी इनके प्यार में पड़े आओगे, ऑडिट ही छोड़ देते हैं। सबसे पहला आइडेंटिफाई करेंगे थ्रेट इंडिपेंडेंस का, जिसको हमारे सेफगार्ड ना तो हटा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। तो हम किसको बताएंगे? अपने बॉस के पास भागेंगे, ठीक है, एंगेजमेंट पार्टनर को बताएंगे कि भाई 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 सर आप एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए, या तो एलिमिनेट कर दीजिए इस एक्टिविटी को या विड्रॉ ही कर लीजिए। ऑल ऑफ यू, ये न्यू है,
ये पहले वाले में नहीं था, ये न्यू है, ये पहले नहीं था। ऑल ऑफ यू नए वाले का जहां पर भी तुम लिख रहे हो ये चीज लिखी, लीडरशिप में कुछ नया नहीं डाला, एथिकल रिक्वायरमेंट में यहां पे ये नई चीज डाल दी गई है। क्लियर है? एग्जाम में आने की संभावना। और ये ऐसे 220 के एथिकल रिक्वायरमेंट में डाला है, एसक्यूसी 1 वाले में डाला है नहीं डाला वो अभी अपन आगे चेक करते हैं, लेकिन एसक्यूसी ऐसे 220 में ये डाला है। क्या सबसे पहला चीज क्या करेंगे? थ्रेट को आइडेंटिफाई करेंगे, जिनको सेफगार्ड ना तो एलिमिनेट कर पा रहे हैं और ना ही रिड्यूस कर पा रहे हैं। हम अपने एंगेजमेंट पार्टनर को बता देंगे, ठीक है, कि सर या तो किसी और काम में आप ऐसे एक्शन ले कि किसी और काम में लगा दो, या इस काम से लीगली जहां पे भी आपको अलाउड है भाग जाओ। तीसरा था सर हमारा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है बेटा, जब भी आप कोई नए क्लाइंट को एक्सेप्ट करोगे या पुराने को ही कंटिन्यू करोगे, ठीक है, तब क्या करोगे? तो एसक्यूसी 1 रिक्वायर करता है फर्म कि आप ऑब्टेन करो इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है आपको बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट। कोई भी पैसे लेके आया तो आपने हाँ नहीं कर दी, कुछ जानकारियां लेनी है जब भी कोई आपके पास आता है। क्या क्या? कि भाई जो सामने वाला बंदा है उसके इंटेग्रिटी क्या है, प्रिंसिपल ओनर्स की मैनेजमेंट पर्सन की, टीसीडब्ल्यूजी की। आपके ओनर्स कौन है? की मैनेजमेंट कौन है? टीसीडब्ल्यूजी कौन है? सर ओसामा बिन लादेन है, दाऊद इब्राहिम है, ठीक है। ओहो हो, क्या पैसे ऑडिट एक्सेप्ट करोगे? बिल्कुल करना नहीं, ठीक है, वो चाहे कितना ही पैसा दे। उसके बाद कॉम्पिटेंस ऑफ द एंगेजमेंट टीम एंड टाइम एंड रिसोर्स। मान लो मेरे पास मोटा भाई आए कि अरे हमने आपको YouTube पे देखा था, लगता है आपको ऑडिट आती है, आपको सुना भी था कि आपकी एक फर्म में आप पार्टनर वगैरह हो, एक काम करो ना अंकित जी, आप ही ऑडिट कर दो। मोटा भाई मेरे को बोल रहे हैं आप ऑडिट कर दो। बेटा मैं चाह कर भी उनकी ऑडिट नहीं एक्सेप्ट कर सकता। क्यों? मेरे जो हम लोग टोटल 11 पार्टनर्स हैं, 11 पार्टनर्स, कोई हमारा टोटल एक्सपीरियंस कितना होगा? 70-80 साल 90 साल का कंबाइंड एक्सपीरियंस। 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस, 7 साल का किसी का, 6 साल का किसी का, 11 साल का मेरे से ऊपर एक ही है 11 साल का एक्सपीरियंस वाला, ठीक है। तो ये हमारा टोटल फर्म का एक्सपीरियंस है। टीचिंग में तो मैं पहले से ही आ गया था, फर्म हमने लेट स्टार्ट की थी, तो ये हमारा टोटल एक्सपीरियंस है। मोटा भाई की कंपनी की ऑडिट करने में कम से कम 1000 साल का एक्सपीरियंस कंबाइंड चाहिए, इसीलिए बड़ी से बड़ी फर्म में जो है ना, जिनके इतने पार्टनर्स हैं विद 25 साल 30 साल 40 साल का एक्सपीरियंस वाले, वो बैठे हुए हैं। क्या हमारी फर्म की कॉम्पिटेंस है एंगेजमेंट टीम की? क्या हमारे पास इतना समय तो समय ही है सर, रिसोर्सेज है क्या? उनके लिए हमको कितने करोड़ों के तो सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे जस्ट टू गो फॉर ऑडिट, लोग रखने पड़ेंगे, कंप्यूटर खरीदने पड़ेंगे, ऑफिस बड़ा करना पड़ेगा, पैसा नहीं है इतना, ठीक है। तो आप ये भी चेक करो, ऐसा नहीं कि आंदो कोई भी क्लाइंट आ रहा है आंदो नहीं। पहला आप इंटेग्रिटी चेक करोगे प्रिंसिपल ओनर केएमपी टीसीडब्ल्यूजी की। दूसरा खुद की कॉम्पिटेंस चेक करोगे एंगेजमेंट टीम की, उनके पास समय और रिसोर्सेज है क्या। तीसरा फर्म के एंगेजमेंट पार्टनर क्या कंप्लाई कर पाएंगे एथिकल रिक्वायरमेंट को, जो भी एथिकल की रिक्वायरमेंट्स थी क्या उनको कंप्लाई किया जा सकेगा फर्म द्वारा। और चौथा कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर, कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर करंट या प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट का अगर है जिससे शायद ये ऑडिट हम ना ले पाए। मान लो कंपनी के जो बैलेंस शीट है वो 3 साल से फाइल नहीं हुई है, सिग्निफिकेंट मैटर है प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट्स का, पहले की रिपोर्ट्स खराब रिपोर्ट, मॉडिफाइड रिपोर्ट्स दे गई है, ये सिग्निफिकेंट मैटर है जिसको मुझे कंसिडर करना पड़ेगा बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले 4 चीजें चेक करेंगे। क्या क्या चेक करेंगे? सबसे पहले प्रिंसिपल ओनर्स, केएमपी की मैनेजरियल पर्सन एंड टीसीडब्ल्यूजी की इंटेग्रिटी, हमारी खुद की टीम की कॉम्पिटेंस, टाइम एंड रिसोर्स। तीसरा क्या हमारे बाकी के पार्टनर्स भी एथिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे। और चौथा कि भाई साहब इस साल या पिछले साल का, करंट या प्रीवियस ईयर का कोई सिग्निफिकेंट मैटर है तो। ये तीसरा हो गया। फिर असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, भाई साहब ये चौथा वाला है हमारा, ह्यूमन रिसोर्सेज वाला है। ह्यूमन रिसोर्सेस, इट शुड बी इंश्योर्ड कि जो एंगेजमेंट टीम है या ऑडिटर एक्सपर्ट है, ठीक है, वो कलेक्टिवली, ठीक है, ऑडिटर एक्सपर्ट कौन? जो टीम नहीं है, बाहर से हमने कोई एक्सपर्ट को बुलाया है, वो कलेक्टिवली कॉम्पिटेंट तो, लायक तो हो एंड केपेबल हो। क्यों ऐसा बोला है? आज क्यों तुमको इंटर के एक ग्रुप के बाद ही, ठीक है, आर्टिकलशिप के लिए बोला जाता, फाउंडेशन के बाद ही क्यों नहीं बोला जाता? बेटा क्योंकि उस समय तक तुम कॉम्पिटेंट नहीं होगे, तुम्हें ऑडिट पता ही नहीं होती क्या है,
ठीक है, ऑडिट करने पहुंच गई। पहले किया था आईसीआई ने जब सीपीटी के बाद आर्टिकलशिप हुई थी, ठीक है, फिर हटा दिया कि नहीं नहीं भैया इंटर के ग्रुप पास करो, उसके बाद तुम आर्टिकलशिप पे जा पाओगे। ये कर दिया है, क्यों? क्योंकि पहले आप कॉम्पिटेंट ही नहीं थे ऑडिट करने के लिए। तो चेक करो कि जो भी आपकी टीम है और जो अगर बाहर से लोग आप बुला रहे हो एक्सपर्ट को, जो टीम का पार्ट हिस्सा नहीं है, वो केपेबल और कॉम्पिटेंट है क्या? कॉम्पिटेंट है, केपेबल है टू परफॉर्म एंगेजमेंट एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो काम कर भी पाएंगे या नहीं। फिर पांचवा, एंगेजमेंट परफॉर्म जब भी करनी है, ठीक है, आपका बॉस कर रहा है, आप कर रहे हो, सब काम कर रहा है, एंगेजमेंट को परफॉर्म, तो एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है जब एंगेजमेंट परफॉर्म हो रही है? डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एज पर फिर से प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कि भैया वो डायरेक्ट करेगा लोगों को कि काम जब भी करेगा, ठीक है, आपके बॉस ने आपको बोला जब भी काम करेगा इन तीनों के हिसाब से करेगा। वो आपके सर पे खड़ा है चेक करने के लिए कि तू इनके हिसाब से ही काम कर रहा है या नहीं, और आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहा है। फिर जब भी ऑडिट रिपोर्ट देगा वो एप्रोप्रिएट रिपोर्ट देगा। क्या पहला और दूसरा पॉइंट हमें याद है? हाँ सर, बहुत बार आया है। रिव्यू करेगा ऑडिट के डॉक्यूमेंट्स को बिफोर इशू, कि भाई जब भी, इसका एक अलग से चैप्टर है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, हम उसको डिटेल में देखेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाए ऑडिट के दौरान, कई डॉक्यूमेंट बनाए होंगे, वो डॉक्यूमेंट को देखकर ही वो रिपोर्ट इशू करेगा, हवा में ही रिपोर्ट इशू नहीं कर देगा। जब भी ऑडिट करेगा इंश्योर करेगा कि उसको ऑडिट एविडेंस कैसे मिले हैं, कैसे चाहिए ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑब्टेन्ड, ठीक है। अंडरटेकिंग एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन इन डिफिकल्ट एंड कॉन्टेंशियस मैटर्स, अगर कोई मैटर बहुत ज्यादा पेचीदा है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो बेटा शर्माएंगे नहीं और एक्सपर्ट से आप कंसल्टेशन लेंगे। फाइनली, फॉर लिस्टेड एंटिटीज वेयर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर्स आर रिक्वायर्ड, उनको भी देखेंगे। सुनो, ये वाले पॉइंट नए हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट पहले भी पढ़ाते थे, ये आखिरी वाले पॉइंट जो है 4, ये नए पॉइंट है, ठीक है, नए पॉइंट है, मतलब ये वाला टॉपिक एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है। 4 पॉइंट नए हैं। डिटरमाइन करेंगे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या अपॉइंट किया गया है, डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट मैटर अंटिल कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू नॉट टू डेट द ऑडिटर्स रिपोर्ट, की जब तक ये क्वालिटी कंट्रोल की रिव्यू नहीं हो जाती ऑडिट खत्म होने के बाद, तब तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे देंगे। सिंपल सा है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइज, तो एंगेजमेंट टीम को क्या फॉलो करना है? एक पार्टनर कुछ और बोल रहा है, दूसरा बॉस आपका कुछ और बोल रहा है, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइज हो जाती है तब क्या करेंगे? तब एंगेजमेंट टीम को फॉलो करना है फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर डीलिंग एंड रिजॉल्विंग डिफरेंसेस, P&P। ठीक है, फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर डीलिंग एंड रिजॉल्विंग डिफरेंसेस। ये फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कौन से होंगे सर? SQC 1 वाले पॉलिसीज प्रोसीजर जो हैं उनको। और आखिरी, अच्छा सुनो वापस से, ये सब भी पूरा का पूरा टॉपिक न्यू वाले में ही आएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा भी नया ही है, एग्जाम में आने की संभावना फिर से बढ़ जाती है। क्या तुमने लास्ट पेज पे एंट्रियां डाल दी है दोनों की? फिर मॉनिटरिंग, आखिरी वाला, फर्म को फिर से पॉलिसीज प्रोसीजर बनानी है डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस, की जो आपने लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट पार्ट, एथिकल रिक्वायरमेंट सेकंड पार्ट, एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएंस थर्ड पार्ट, चौथा ह्यूमन रिसोर्सेज, पांचवा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, पांचों के लिए जो पॉलिसीज प्रोसीजर बनाए हैं वो सही तो है ना, उनको बार बार रिव्यू करते जाएंगे, मॉनिटर करते जाएंगे। डिजाइन टू प्रोवाइड विद RA दैट P&P रिलेटिंग टू सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, कि ये जो शुरू के 5 पॉइंट थे उनके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रेलेवेंट तो है, एडिक्वेट है,
सही से काम कर रहे हैं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड कंप्लाइड विथ इन प्रैक्टिस, असली लाइफ में उनको कंप्लाई भी किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि बस लिख के दे दिया है, ठीक है, भूल जाओ, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। इंगेजमेंट, ये पुराना ही है, इंगेजमेंट पार्टनर को डॉक्यूमेंट करना है वो सारे इश्यूज जो उसको आइडेंटिफाई हुए हैं विथ रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट एंड हाउ दे वर रिजॉल्व्ड। कि भाई डॉक्यूमेंट करेगा आपका एंगेजमेंट पार्टनर वो सारी दिक्कतें जो अराइज हुई है, किसके एथिकल रिक्वायरमेंट और की दिक्कतें जो भी आई थी ऑडिट के दौरान, उनको क्या क्या आई थी और कैसे रिजॉल्व किया गया, इसको डॉक्यूमेंट करेगा। और ऐसे कंक्लूजन्स ऑन कंप्लायंस एंड रेलेवेंट डिस्कशन की लॉ और रेगुलेशन को कंप्लाई करने में कैसे कैसे किया, डिस्कशन किया, उन सबको भी डॉक्यूमेंट करके रखेगा। कंक्लूजन्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, कि जब भी कोई नया क्लाइंट आया, पुराना है, क्या अग्रीमेंट वगैरह, एंगेजमेंट लेटर वगैरह बनाया, उनको भी डॉक्यूमेंट करके रखेगा। एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ कंक्लूजन कंसल्टेशन का, जो भी आपने बाहर से कंसल्टेशन लिया है, किस नेचर का, किस स्कोप का। ऑल ऑफ यू फिर से ये वाला, ऊपर वाला नहीं, सिर्फ ये वाला टॉपिक न्यू है, ठीक है, ये वाला टॉपिक न्यू है, ऊपर वाला पुराना है, न्यू है, वापस से मुझे एंट्री चाहिए, या आने की संभावना है। किस तरीके से सवाल बनेगा कि while monitoring the system of quality control, क्वेश्चन लिख लो, वो पोस्ट इट लगा के क्वेश्चन लिख लो कि while monitoring the system of quality control, what all things an engagement partner should document while monitoring the system of quality control, what all things the engagement partner should document। पहला नंबर ये issues ethical requirement वाले, conclusions legal compliances के conclusions जब भी आप acceptance कर रहे हो नए क्लाइंट को कंटिन्यू कर रहे हो, और नेचर स्कोप अगर आप कंसल्टेशन ले रहे हो तो उसका नेचर और स्कोप, ठीक है। रिक्रिएट चाहिए मेरे को। आइए, ये चीज बुक से है, ये आज मैं आपको ये बुक वाला थोड़ा सा पार्ट में देखता हूं, होमवर्क दूंगा, क्योंकि उससे पहले है ना मैं सेम चीज को आपको कहां से पढ़ाना चाह रहा हूं। मैं बोला था ना पहले SQC 1 वाला, अब मैं इस पार्ट को वहां से पढ़ाऊंगा। अब मैं यहां से पढ़ाऊंगा, देखो जल्दी जल्दी, सेम एलिमेंट है SQC 1 में भी, ठीक है। एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, वही लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। क्वालिटी कंट्रोल की फर्म को क्या बनानी है, P&P, जो अब आपको पता है क्या है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जिसको डॉक्यूमेंट भी करना है और कम्युनिकेट करना है फर्म के हर लोग को। अगर ऑडिट फर्म है तो फिर ऐसे 220 भी लागू हो जाएगा। पहला आया हमारा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, SQC 1 ने बोला है कि फर्म तू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बना डिजाइन टू प्रमोट इंटरनल कल्चर बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन कि क्वालिटी इज असेंशियल। इस तरीके का कल्चर बना कि तू इंटरनली फर्म तू इतनी पॉलिसीज प्रोसीजर बना क्वालिटी की कि एक कल्चर ही बन जाए कि क्वालिटी के हिसाब से ही काम करना है। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिक्वायर फर्म्स के CEO मैनेजिंग पार्टनर की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फर्म के सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये टॉप मैनेजमेंट हुआ, उनकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनाए। पर्सन्स for firms quality control system should have sufficient appropriate experience and ability and authority। कि नए नए लोग नहीं होने चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए उन लोग को कि सिस्टम बनाना कैसे है। दूसरा है एथिकल रिक्वायरमेंट। क्या है एथिकल रिक्वायरमेंट, कौन से रिक्वायरमेंट्स है एथिकल रिक्वायरमेंट, कि सर इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। सुना हुआ लग रहा है, हाँ, कोड में लिखा था इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर एज पर कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट। ये एथिकल रिक्वायरमेंट है बेटा, क्या है एथिकल रिक्वायरमेंट। ऑब्जर्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कोई भी आप ऑडिट कर लो,
आप अश्योरेंस सर्विसेज दे दो, आप रिव्यू सर्विसेज दे दो, आप रिलेटेड सर्विसेज दे दो, किसी भी चीज में और जो भी बंदा एंगेजमेंट पर्सनल है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फर्म को क्या एस्टेब्लिश करना है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनानी है, डिजाइन कि उसको हमेशा क्या मिले, रीजनेबल अश्योरेंस मिले कि फर्म, उसके लोग, एक्सपर्ट्स एंड नेटवर्क फर्म्स प्रोफेशनल, सारे लोग जो भी है वो मेंटेन कर रहे हैं इंडिपेंडेंस। जो भी जना फर्म में काम कर रहा है, कौन, फर्म खुद काम कर रही है, फर्म के लोग, एक्सपर्ट जिनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखा है, या नेटवर्क ऑफ फर्म्स के पर्सनल, हमने दूसरे हमारे नेटवर्क फर्म्स है जैसे बिग फोर है, बिग फोर की ईवाई है, अर्नेस्ट एंड यंग, वो एक फर्म नहीं है बेटा, वो कई सारे छोटे छोटे फर्म्स को नेटवर्क है, ठीक है। तो उनके लोग सब कुछ क्या, सारे लोग क्या करे, इंडिपेंडेंस को मेंटेन करे और कम्युनिकेट करे इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू इट्स पर्सनल। जब फर्म पॉलिसी बना रही है कि भैया तुम इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इसीलिए जब तुम बिग फोर में जाओगे और किसी क्लाइंट की ऑडिट करने जाओगे, उससे पहले फर्म तुमसे साइन करवाएगी कि तुम या तुम्हारे कोई भी रिश्तेदार जो है ना इस फर्म में, कोई डायरेक्टर नहीं होने चाहिए या शेयर होल्डर नहीं होने चाहिए इतने रुपए से ऊपर, या ये कई सारी चीजें होती है। क्यों? ताकि तुम्हारी इंडिपेंडेंस मेंटेन रह सके। एंड आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट ऐसे सर्कमस्टेंसेस एंड रिलेशनशिप दैट क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, और उसका एक्शन लिया जाए पहले ही, ठीक है, कि ये बंदा इसके लिए सही रहेगा, इसको थ्रेट है या नहीं है, उनको पहले आइडेंटिफाई करो एंड एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके। ऑल ऑफ यू, यहां से ये टॉपिक न्यू है, पहले नहीं था, पहले ये ऊपर वाला ही था, नीचे वाला ये टॉपिक नया आया है ये, और ये वाला पेज यहां तक पूरा का पूरा नया है। जो एलिमिनेट, ये क्या था लास्ट वाला, हाँ, circumstances relationship create threat to independence and take appropriate action to eliminate and reduce to an acceptably low level। eliminate कैसे करेंगे, safeguard अप्लाई करके लो लेवल पे, और नहीं होता है अगर ये सारी चीजें तो विड्रॉ कर लेंगे। ये चीज हमने आगे ऐसे 220 में भी पढ़ लिया, ठीक है, या तो सेफगार्ड लगा लो, नहीं तो विड्रॉ कर लो। फर्म को एक मैकेनिज्म क्रिएट करना है एंगेजमेंट पार्टनर्स का, फर्म के लोगों का, पर्सनल का, या जहां पर भी इंडिपेंडेंस टूटी है, ब्रीच हुई है, एंड रिटर्न कंफर्मेशन कंप्लायंस का, क्या क्या चीजों का, हाँ भाई एक सेकेंड, ये रहा, एंगेजमेंट फर्म को एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करना है कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है ना वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। फर्म आपको, जो भी एंगेजमेंट पार्टनर है वो सही सही चीजें फर्म को प्रोवाइड करेंगे अबाउट क्लाइंट के एंगेजमेंट। कोई चीज गड़बड़ हो रही है तो वो भी प्रोवाइड आपको किया जाएगा। दूसरा, फर्म के जो पर्सनल है वो नोटिफाई करेंगे अगर कोई भी नया थ्रेट क्रिएट हो जाए। सर मेरे को सीईओ से प्यार हो गया, नोटिफाई ना भाई, नोटिफाई। तीसरा, अगर कहीं पर भी इंडिपेंडेंस ब्रीच हो गई है तो प्रॉम्प्टली नोटिफाई किया जाएगा। और चौथा, रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एटलीस्ट एनुअली आप सबसे लिख के लो कि भैया आपने कंप्लायंस फॉलो किया है या नहीं, ठीक है। तीसरा हमारे पास आया, अच्छा सुनो ये भी नया था, ये भी पहले नहीं पढ़ते थे, 4 नंबर के लिए आने की संभावना रहती है। तीसरा आया हमारे पास, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। तो सर फर्म बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू क्लाइंट या कंटिन्यूइंग ऑन एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट वाइटल इंफॉर्मेशन लेना है, और ये वाइटल इंफॉर्मेशन सेम सी है बेटा। क्या क्या न्यू क्लाइंट, क्या क्या वाइटल इंफॉर्मेशन लेना है, इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, ये आपने पढ़ा है, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज, जो भी ऑडिट, जो भी काम कर रहे हैं, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, एक और था सिग्निफिकेंट मैटर, वो वाला इसमें नहीं है, बाकी 3 तो इसमें भी है। वेयर इश्यूज आइडेंटिफाइड एंड फर्म्स डिसाइड टू डॉक्यूमेंट इशू रेजोल्यूशन, इशू जब मिलते हैं तो उसको भी डॉक्यूमेंट करेंगे, ये भी हमने पढ़ा है, और फर्म भी क्या, कैसे उस चीज को सॉल्व किया। फर्म डिसाइड्स टू एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट जब भी आपको इश्यूज मिल जाते हैं। मैटर रिगार्डिंग इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, इंटेग्रिटी रिलेटेड कि हमारा क्लाइंट का, हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था क्लाइंट इंटेग्रिटी वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला, इसमें इंटेग्रिटी कैसे पता लगेगी, आइडेंटिफाई
रेप्यूटेशन ऑफ क्लाइंट्स प्रिंसिपल ओनर केएमपी रिलेटेड पार्टीज टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है, ये आपने आगे पढ़ लिया। इंफॉर्मेशन ऑफ द एटीट्यूड ऑफ क्लाइंट्स प्रिंसिपल ओनर्स, नहीं, नेचर, क्लाइंट ऑपरेशन एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस किस तरीके की है, इंफॉर्मेशन एटीट्यूड एंड क्लाइंट्स प्रिंसिपल ओनर्स केएमपी एंड टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूए क्यों आ गया? यहां से आपको इनका इंटेग्रिटी पता लगेगी। सबसे पहले प्रिंसिपल केएमपी रिलेटेड पार्टीज टीसीडब्ल्यूजी का आइडेंटिटी कौन है वो लोग, उनकी क्या रेपुटेशन है, क्लाइंट का ऑपरेशन बिजनेस प्रैक्टिसेस का नेचर कैसा है, क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर केएमपी टीसीडब्ल्यूजी का एटीट्यूड क्या है उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी इंटेग्रिटी चेक करने के लिए। अग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट, ये आईसी एनवायरनमेंट क्या हुआ? ठीक है, ये आईसी इन्वायरमेंट इंटरनल कंट्रोल, सारे इंटरनल कंट्रोल्स अगर हम एक साथ मिला देते हैं तो उसको इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट बोला जाता है। तो एटीट्यूड ऑफ क्लाइंट कि क्या वो अग्रेसिव इंटरप्रिटेशन कर रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, क्लाइंट एग्रेसिवली कंसर्न्ड विद मेंटेनिंग लॉ फर्म्स फी, इंडिकेशन की इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन लगा दी गई है, भाई लॉ फर्म को पैसा देना जरूरी है, क्यों ऐसा कर रहा है, हो सकता है लॉ फर्म इनको कोई केस से बचा रही हो, लिमिटेशन लगा दिया हमारे काम पर, इंडिकेशन की क्लाइंट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्डरिंग लिखा है, लॉन्डरिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज, या रीजन फॉर प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ फर्म या नॉन अपॉइंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस फर्म, कि हमको क्यों अपॉइंट किया है, क्या कारण थे, या पहले वाले को क्यों अपॉइंट वापस से नहीं किया, क्या कारण थे, ये सारी चीजें साथ है बेटा। एनी लर्न एनी सिक्स लर्न करो, नया टॉपिक है, एग्जाम आने की संभावना है कि भाई इंटेग्रिटी कैसे पता लगेगी क्लाइंट की, क्लाइंट की इंटेग्रिटी कैसे पता लगेगी, तो सर क्लाइंट के रेपुटेशन के बारे में पता लगाओ, इन लोगों के बारे में, क्लाइंट का बिजनेस क्या है, बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या है, क्या काम करता है, एटीट्यूड क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह को कैसे एग्रेसिवली इंटरप्रेट करता है, इंटरनल कंट्रोल कैसे मेंटेन करता है, क्या लॉ फर्म जो भी है उनकी फीस के लिए बहुत कंसर्न है, क्या हमारे काम पे इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन लगाई है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज में तो नहीं है, और हमको क्यों अपॉइंट कर रहा है या पुराने वाले को रिअपॉइंट क्यों नहीं किया, साथ में से कोई 6 आप लोग याद करेंगे। अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है फर्म एंड क्लाइंट में तो उसको प्रॉपर्ली रिजॉल्व किया गया है क्या, बिफोर एक्सेप्टिंग, प्रॉपर्ली रिजॉल्व किया है। फर्म ऑब्टेन इंफॉर्मेशन वुड हैव कॉज टू डिक्लाइन इफ इंफॉर्मेशन हैड बीन ऑब्टेन्ड अर्लियर, अगर ऐसी कोई जानकारी हमें एक्सेप्ट ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद मिलती है कि अगर यार पहले ही ये जानकारी मुझे मिल जाती ना तो शायद मैं ये क्लाइंट को एक्सेप्ट ही नहीं करता। ठीक है, ऐसी चीज हुई है कि यार ये जानकारी अगर मेरे को पहले ही मिल जाती ना तो मैं इस क्लाइंट को भाई एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शुड इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्वायरमेंट ऑफ फर्म टू रिपोर्ट उन पर्संस को जिन्होंने अपॉइंटमेंट किया या रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, या पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट, या एंगेजमेंट एंड क्लाइंट रिलेशनशिप से हम विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। चौथा, ह्यूमन रिसोर्सेज, फर्म को स्टैब्लिश करना है ह्यूमन पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो उसको रीजनेबल अश्योरेंस हमेशा ही देंगे कि इसके पास सफिशिएंट लोग तो है ना जिनमें कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है, कमिटमेंट टू एथिकल प्रिंसिपल है, और जो भी वो काम करेंगे वो इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट करेंगे, और जब भी रिपोर्ट इशू करेंगे अप्रोप्रिएट करेंगे। बेटा यहां पे इतना ही था, लेकिन आगे वाले में कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा है, आगे वाले में कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा है। पांचवा है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी थ्रू, कंसिस्टेंसी कब होगी, थ्रू ब्रीफिंग द टीम, बार बार टीम को ब्रीफ करना है अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, जो भी काम है आपका उसका ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस फॉर कंप्लाइंग, एंगेजमेंट में सुपरविजन ट्रेनिंग, रिव्यूइंग परफॉर्मेंस एंड एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन, तब आपको
क्लाइंट अपने टीम को पहले ही बोलो कि भैया कि ये ऑब्जेक्टिव है, ऐसे ऐसे आपको काम करना है, आप पे सुपरविजन भी होगा, अगर आपको काम नहीं आएगा आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, हम आपके काम को रिव्यू भी करेंगे और डॉक्यूमेंट्स आपको, हर काम जो आप करोगे उसको आपको डॉक्यूमेंट करके रखना है। कंसल्टेशन ऑफ डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर्स, ये पॉइंट आगे भी आया था। डिस्कशन इंडिविजुअल्स विद इन और आउटसाइड द फर्म, आप एक्सपर्ट्स वगैरह से कंसल्टेशन लो, उसको भी डॉक्यूमेंट करके रखो। सिग्निफिकेंट जजमेंट रिव्यूड बाय क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज, क्वालिटी कंट्रोल जब आप चेक कर रहे हो तो क्या क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट लिए उनको भी डॉक्यूमेंट करके रखेंगे। फर्म को स्टैब्लिश करना है पीएनपी, कि कंप्लीट करना है उनको असेंबली ऑफ फाइनल एंगेजमेंट फाइल, कि सर हमारी ऑडिट खत्म होने के बाद सारी चीजें डॉक्यूमेंट कर करके हमको कब तक रखना है, सर टाइमली बेसिस, जनरली ऑडिट खत्म होने के बाद विद इन 60 डेज, मैक्सिमम 60 डेज है ऑडिट खत्म, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो भी ऑडिटर्स की रिपोर्ट में डेट लिखी है उसके 60 डेज के अंदर अंदर आप ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट करके रखोगे, ताकि अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो आप उसको दिखा सकते हो, देखो भाई ये सारे काम हम लोगों ने किए हैं। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन को रिटेन कब तक करना है, जितना भी सफिशिएंट टाइम हो, जनरली 7 साल से कम तो नहीं है, मतलब कम से कम 7 साल तो, कम से कम 7 साल तो आपको इनको डॉक्यूमेंट करके रखना है, ठीक है, इन डॉक्यूमेंट्स को। और आखिरी है बेटा मॉनिटरिंग। Firm should ensure that policies and procedure related to system of quality control relevant, adequate, operating effectively, complied with practice है, ये भी आपने आगे पढ़ लिया था। अब चलो, ये आईसीआई से मार्किंग रही है और पुराने क्वेश्चंस रहे हैं। 1.25 घंटे का लेक्चर हो गया, इस लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। कल एक छोटा सा लेक्चर मैं और एक ले लूंगा जिसमें मैं आईसीआई की मार्किंग कर लूंगा, और क्योंकि आज मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे लिए काफी हैवी हो गया होगा ये, सुनो उतना भी हैवी नहीं है, ठीक है, उतना भी हैवी नहीं है। तुम लोगों को क्या करना है, सिंपल सी बात है, समझो एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। एक तो ऐसे 220 जो इंडिविजुअल है उसने भी 6 एलिमेंट दे दिए, नाम सेम है, अंदर का थोड़ा बहुत अलग है, और SQC1 इसने भी 6 एलिमेंट दे दिए क्वालिटी कंट्रोल के, नाम सेम है, हेडिंग के अंदर का थोड़ा बहुत अलग है। तो जो चीज कॉमन है ना, तुम लोग को ये लिखना है, ये मैं भी लिख के दे सकता था लेकिन तुमको ये लिखना है। सबसे पहले SQC1 पेज को, ठीक है, रजिस्टर के जो पेजेस है ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको मैं बताता हूं कैसे करना है। ठीक है, तुम्हारा जो भी रजिस्टर है, ये मिडल पेज चाहिए मेरे को, दोनों तरफ का पेज चाहिए, ठीक है। यहां पर तुम लिखोगे SQC1, यहां पर तुम लिखोगे SA220, और पहला वाला लिख दिया। एलिमेंट क्या है, पहला वाला हमारा एलिमेंट था लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप SQC1 में क्या पॉइंट्स हैं वो लिखोगे, SA220 में क्या पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स सेम है ना, सेम पॉइंट्स को तुम साथ में लिख के ब्लॉक कर दोगे, यार ये तो सेम है, उससे अपने को क्या होगा, सेम वाला हम एक ही जगह याद करेंगे और जो अलग है उनको अलग अलग कर लेंगे। एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि भाई ये SQC1 का पूछ रहा है या SA220 का पूछ रहा है। ये नोट्स मुझे क्रिएट चाहिए आज के लिए, ये होमवर्क करो, क्योंकि इस वाले चैप्टर में, ये पूरा चैप्टर भी काफी सारी चीजें नहीं है, एग्जाम में आने की संभावना इस चैप्टर में से बहुत ज्यादा है। ये डिफरेंसेस चाहिए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, जितना समय लगे आज इस समय लगाएंगे। चीजें डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, नहीं आएगा आप मेरे से वापस से पूछोगे, चीजें डिफिकल्ट नहीं है लेकिन एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। ये डिफरेंसेस SQC1 के भी और SA220 के, ये लिख के देना। आज के लिए बेटा इतना ही, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।